अपनी एजुकेशन सिस्टम और वैसे भी कोई जॉब का लेना देना है ही, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में दो प्रॉब्लम है, उसमें एजुकेशन नहीं है, सिस्टम नहीं है। बार बार बोलते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट हमारी मार्केट को क्रैश करने के लिए निकाली जाती है। हाँ, इज इट ट्रू? आईपीओ में 650 पेज का डीआरएचपी होता है, उसमें कंपनी बताती है कि मैं कौन से सर्कमस्टेंसेस में खत्म हो सकता हूँ। उसकी कुंडली होती है, जब से पैदा हुई है तब से अब तक कितने केस चल रहे हैं प्रमोटर के अगेंस्ट, कितने केस चल रहे हैं कंपनी के अगेंस्ट, बैलेंस शीट क्या कहती है, कितनी सब्सिडरी कंपनी है, प्रमोटर का सैलरी कितना है, कितना किसका स्टेक है। अभी ये ओला इलेक्ट्रिक का आया तो उसमें कंपनी कर रही है 700 करोड़ का लॉस और सेठ जी की तनख्वाह 9 करोड़। वी हैव ऑलवेज बीन टॉट दैट आवर रिजल्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफर्ट्स वी पुट। हाउएवर इन्वेस्टमेंट्स में ये टोटली उल्टा है। द मोर एफर्ट्स यू पुट इन, the lesser your result is. The first rule of compounding is don't disturb it. प्रॉब्लम क्या हो रही है, लोगों को लगता है कि जितनी मेहनत मेरे को वहां करनी है जॉब में, उतनी मेहनत यहाँ करनी है, नहीं करनी है। तो मेरे पास जो आज कॉर्पस है, आज मैं अगर ऐसे ही छोड़ दूं और वो सिर्फ 12% पे कंपाउंड और मैं 90 साल तक जी जाऊं, मेरे पास 1,500 करोड़ होंगे। One bad financial decision can push you back 20 years in your life. फिर आप रेस से माइनस में आ जाते हो और अपने बच्चों को भी फिर माइनस ही पकड़ा के जाते हो, फिर वो आपको गालियां देते हैं, यार क्या कर दिया। अभी जो उस बंदा स्टार्ट कर रहा है उसे किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अब बस ये मैजिकल एफवी आप दबाओ, 20 करोड़ 41 लाख 15,964 रुपए मेरे पास होंगे आफ्टर 30 years. The biggest financial skill you can generate for yourself is Benjamin Franklin said, money makes money and the money that makes more money. स्कूल, कॉलेज, जॉब, करियर, अपनी लाइफ टाइम में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कवर करते हैं, बट हमेशा से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है मनी एंड इन्वेस्टमेंट। और इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आज के हमारे गेस्ट संजय कथूरिया जी ने आज के इस पॉडकास्ट को एक मास्टर क्लास में कन्वर्ट कर दिया है। और इस मास्टर क्लास में इन्होंने हमें इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और कंपाउंडिंग जैसे टॉपिक्स और टर्म्स को बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन किया है। इन्होंने हमें समझाया है कि आप अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकते हैं और अर्ली रिटायरमेंट कैसे प्लान कर सकते हैं बाय द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो लेट्स गेट द शो स्टार्टेड। लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। So I was reading a quote by Benjamin Franklin and he has quoted that जो small expenses हैं, right, उनके बारे में इंसान को सोचना चाहिए because a small leak in even a great ship, right, can sink the ship. बिल्कुल, right. And हम लोग डेली बैठते हैं अपने ब्रदर्स के साथ, सिस्टर्स के साथ, दोस्तों के साथ, और हम लोग ना फाइनेंशियल, अब एज वी आर ग्रोइंग ओल्ड, राइट, हमें ये होता है कि यार कहाँ पैसा लगाना है, और हर इंसान ना अलग अलग तरीके की फाइनेंशियल एडवाइसेस देता है। बट टुडे एज वी हैव यू on our podcast, right? I think you are the right person to take all the financial advices. Welcome to the podcast. Thank you so much for inviting me. And firstly, we would just, taking forward from his, we want to know you a little. Let the audience know about you a little. What is CFA in terms of, a lot of people know what is a CA. A lot of people don't know what's a CFA. So we want you to let us know ki what do you do, and then let's take forward the podcast. So first of all, thank you so much for inviting me. Yeah. Beautiful setup. Thank you so much. हम ऑफ कैमरा इस पे बात कर ही रहे थे. So मेरा जर्नी बहुत सिंपल जर्नी रही है. आई एम नॉट एन एक्सट्रावेगेंट सम पर्सन हु स्टडीड फ्रॉम IIT बॉम्बे और आई कैलकाटा और IIM अहमदाबाद. बेसिक एजुकेशन, मिडिल क्लास फैमिली, इंजीनियरिंग करी, MBA करी, फाइनेंस में करी. इंजीनियरिंग करते हुए रियलाइज हो गया कि मे बी आई एम नॉट मेड फॉर बैक एंड जॉब्स. तो आई डिडंट वांट टू परस्यू फर्दर इन इंजीनियरिंग. दो आई गॉट अ जॉब. जब आप इंजीनियरिंग करते हो ना, तो आपके चौथे साल में कॉलेज के बाहर 2 ट्रक खड़े होते हैं. एक ट्रक के बाहर TCS लिखा होता है, एक ट्रक के बाहर इन्फोसिस लिखा होता है. तो यू हैव टू जंप इन ईदर वन ऑफ देम. तो वो कैसे आप समझ लीजिए, जस्ट विजुलाइज कि वो कैसे वो मिट्टी उठा के डालता है ना, तो TCS और इन्फोसिस ऐसे ह्यूमंस को उठा के डालता है उसमें. nonetheless obviously they are creating a lot of jobs for people, but yeah, so I felt कि वो मेरा जर्नी नहीं हो सकता. Right. And but I was a very avid teacher. So between my engineering and MBA, which was just 2-3 months gap, I started teaching at an institute called IMS. Okay. तो ये लोग CAT के लिए प्रिपेयर कराते थे. And मैंने CAT अपीयर किया था. क्वांट और DI में मेरा बहुत फिनोमिनल स्कोर था, 99 परसेंटाइल था. Wow. तो उन्होंने मुझे क्वांट और DI का टीचर रखा. मेरे दोस्त लोग तब TCS में 18,000 रुपए महीने की तंख्वाह पे थे और मेरे को 300 रुपए घंटा मिलता था. तो I used to make that 18,000 in 60 hours. And this is 2006. 2006. So 2006 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी and I was switching to MBA.
wanted to do my MBA as quickly as possible, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे एक बात बताई थी कि भाई एंड ऑफ द डे जॉब में परफॉर्म करना पड़ेगा, तुम IIM अहमदाबाद से हो, कलकत्ता से हो, कहीं से भी हो. तो आई couldn't step into IIMs because I didn't get a very good score in verbal in CAT. तो एट दैट टाइम वो 18,000 बन जाते थे 60 आवर्स काम करके. तो मैं बहुत खुश था. अच्छा, बिकॉज इट वाज दैट वेकेशन टाइम, क्लासेस भी ज्यादा होती थी. तो टाइम्स वर सच कि आई यूज्ड टू गेट लाइक 12 आवर्स अ डे टीचिंग, 14 आवर्स अ डे टीचिंग. सुबह 7 से रात को 9 बजे तक मैं बैच कंटिन्यूसली ले रहा था. तो आई वाज मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी. बीच में तो ऐसा लगा कि यार MBA करने की जरूरत ही क्या, इधर ही पढ़ाते रहो, अच्छे पैसे बन रहे हैं, 70-80 हज़ार रुपये महीने बन जाते हैं कभी कभी. तो देन आई डिड माई MBA एंड ड्यूरिंग माई MBA ऑल्सो आई केम अप विद दिस CFA. मैंने पहली बार सुना CFA. तो 2007 में मैंने सोचा मैं CFA अपीयर करता हूँ. फिर वो CFA का कुछ झगड़ा हो गया एक्फाई वालों के साथ. तो देन आई अपीयर्ड इन 2009. तो 2009 में मैंने अपीयर किया एंड 2009 में मैंने उसमें फर्स्ट लेवल क्लियर किया अपना. फिर मैंने 2010 में लेवल 2 क्लियर किया और फिर 2012 में लेवल 3 क्लियर किया. 11 में नहीं, 2011 में नहीं दे पाया. तो आपका क्वेश्चन था कि CFA और CA में मेजरली क्या डिफरेंस है. CA इज बेसिकली एन अकाउंटिंग डिग्री, CFA इज एन एनालिस्ट डिग्री. तो जहां अकाउंट्स खत्म होता है वहां से एनालिसिस चालू होता है. तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिए. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया आर ऑथराइज्ड टू साइन अ बैलेंस शीट. CFAs आर नॉट ऑथराइज्ड टू साइन अ बैलेंस शीट. दे कैन टेक अप अ बैलेंस शीट, अंडरस्टैंड अ कंपनी, अंडरस्टैंड देयर व्हाट डू यू से रेशियोज, अंडरस्टैंड हाउ इट इज परफॉर्मिंग. सो बेसिकली इफ यू वांट टू गेट इनटू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया या आपको रिस्क मैनेजमेंट में जाना है, डेरिवेटिव्स में जाना है, तो CFA आपको बहुत जबरदस्त हेल्प करती है. एंड इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब फाइनेंस का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है वर्ल्ड वाइड उसको. और वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक एग्जाम है. उसकी पासिंग परसेंटेज पहले लेवल में 30% है. तो ओनली 30 आउट ऑफ 100 पीपल विल बी पासिंग लेवल 1. कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल्स होते हैं. तो कितने 3 लेवल्स देखिए वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर क्लियर करते रहोगे तो जल्दी जल्दी होगा. वही CA वाले की तरीके से. हाँ, जनरली मैंने देखा है कि लेवल 1 तो लोग ठीक ठाक फिर भी कभी कभी निकाल लेते हैं. L2 में काफी लोग गिर जाते हैं, मतलब वहां बहुत डिफिकल्ट होता है. तो इफ यू गेट अ CFA, मतलब आपको L1, L2, L3 क्लियर करने के बाद एक 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए. उसके बाद आपको चार्टर अवार्ड होता है. तो चार्टर तो बहुत कम परसेंटेज है. आई थिंक पूरे वर्ल्ड में शायद 2 लाख चार्टर्स होंगे. ओके. तो उससे ज्यादा नहीं होंगे. सीरियसली? यस. पूरे वर्ल्ड में 2 लाख के आसपास ही होंगे, उससे ज्यादा नंबर्स नहीं होगा. क्योंकि चार्टर या तो लोग लेते नहीं है या मिलता नहीं है. तो किसी ने लेवल 3 पार कर लिया, उसके बाद बोला ठीक है चार्टर नहीं लेना, क्योंकि हर साल उसके एक रिन्यूअल फीस भी देनी पड़ती है 10,000 रुपए की. तो कुछ लोग कहते हैं यार वाई टू टेक दैट ऑब्लिगेशन. नहीं, जिसे होता नहीं है उसको लगता है कि फिर 10,000 भी क्यों खर्च करना. बट वो चार्टर लेने के बाद आप क्या करते हो? लाइक वो आपके नाम के साथ जुड़ जाता है? बिल्कुल, आपके नाम के आगे आप CFA, जैसे मेरे नाम के आगे मैं कॉमा करके CFA लिख सकता हूँ. अगर किसी को चार्टर नहीं मिला है तो वो CFA नहीं लिख सकता, इवन इफ ही हैज क्लियर्ड ऑल 3 लेवल्स. अच्छा. हाँ, तो वो हमारे क्या कोड ऑफ एथिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं. बेसिकली वो वाली बात हो गई ना कि आपने बैचलर्स कर ली, मास्टर्स कर ली, वो PhD है. हाँ, वो PhD है कि आपने अल्टीमेट. अब अल्टीमेट है. इसके बाद आपके नाम के आगे चार्टर लग गया, डॉक्टर लिखा गया एंड यू आर सॉर्टेड. मैं कह रहा था ना दैट CA आप हायर कर सकते हो, आपकी अकाउंटिंग कर देगा, बट टू गेट द राइट एडवाइस यू नीड अ CFA, यू नीड अ पर्सन who tells you how to invest, where to invest, and पूरी analysis के साथ a person can give you the right guidance. I बिल्कुल. देखिए CFA as a charter आपको prepare करती है completely to analyze a business, to create a portfolio. तो आप मेरे पास समझिए आते हैं, आप कहते हैं मैं 26 years का हूँ और मुझे एक पोर्टफोलियो बनाना है, मैं इतने समय में ये चाहता हूँ, इतने समय में ये चाहता हूँ. तो आई कैन एक्चुअली एज अ क्वालिफाइड पर्सन सिट एंड मेक अ पोर्टफोलियो फॉर यू. कि आपका पैसा अगर 100 रुपए है तो कहाँ जाना चाहिए, किधर कितना लगना चाहिए, तो वो हमारे को CFA प्रोवाइड करता है. That's where my question arises is आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं इंटरनेट इतना ज्यादा चल गया है, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज, कंटेंट इतना ज्यादा हो गया, एंड किड्स दीस डेज 16, 18, 20 साल के बच्चे भी, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमें अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, हम करोड़पति कैसे बन सकते हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज इन द एज ब्रैकेट ऑफ 20 to 30, राइट, उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? हाउ शुड दे स्टार्ट विद द फाइनेंशियल प्लानिंग? उनको बकेटिंग कैसे करनी चाहिए? उनको अपने फंड्स कैसे, कहाँ पे, कब इन्वेस्ट करने चाहिए? लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज मेजर प्रॉब्लम मेरे को भी बहुत लोग मैसेज करते हैं इसके अराउंड. मैं कोशिश करता हूँ कंटेंट क्रिएट करने की, बट जितना करो उतना कम है. मैं आपको एक बात बताता हूँ कि लॉट ऑफ पीपल से व्हेन यू आर यंग यू कैन टेक रिस्क्स. ठीक है, यंग और रिस्क का कोई लेना देना वैसे है नहीं. रिस्क और गोल का लेना देना है.
ओके ठीक है, तो आप यंग हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिस्क ले सकते हैं। आपका गोल क्या है उसके बेस पे आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आप यंग हैं 20 साल के ओके और आप कहते हो मुझे 5 साल बाद एक गाड़ी लेनी है, ठीक है और उस गाड़ी के लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, या Right. 10 लाख की गाड़ी 10-15 लाख की गाड़ी होगी तो मुझे 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करना है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे 5 लाख का कॉर्पस 5 साल बाद चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को कम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करनी है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट डेट में करना है। अब आप बोलोगे सर वो तो बहुत यंग है, वो तो कर सकता है। अरे वो कर सकता है, पर 5 साल में मार्केट का भरोसा नहीं है ना। मार्केट हो सकता है रिटर्न्स ना दे उस 5 साल के पीरियड में। मैंने 2015 टू देखिए हुआ क्या है कि सारे लोग घुसे 2020 के बाद, और 2020 के बाद सबने यूनिडायरेक्शनल देखा है मार्केट को कि भाई जब से घुसे हैं सब लोग, बच्चे लोग, वो देख रहे हैं कि हाँ मार्केट तो ऊपर ही जा रही है, ऊपर ही जा रही है, तो उनको लगता है ऐसे ही जाएगी। Okay. तो वी विल सी अ लॉट ऑफ पीपल ड्रॉपिंग आउट वंस वी सी अ 20% करेक्शन, और वो होना है, किसी भी दिन हो जाएगा। यू नो मार्केट्स को कोई एक ट्रिगर मिल गया, कोई एक बड़ी वॉर हो गई, कुछ हो गया, तो मार्केट्स क्रैश कर जाएंगे, और क्रैश करेंगे तो उस दिन बहुत लोग का सुपड़ा साफ हो जाएगा, जैसे वो इलेक्शंस में कहते हैं ना, इसका तो Yes, सुपड़ा साफ yes, हो गया, yes. तो फिर उस दिन वो मार्केट को बाय बाय बोल के चले जाएंगे, बाय थैंक यू सो मच। तो ऐसा होने वाला है बहुत लोगों के साथ। तो कभी भी जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और रिस्क लेते हैं, वो कभी भी आपका एज बेस्ड नहीं होता। एज बेस्ड होता है आप अपने करियर में कैसे रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि करियर आपका 40 साल का है। अगर आप 20 साल के हैं तो आपके पास अभी 40 साल का करियर है। अगर मैं 40 साल का हूं तो मेरे पास 20 साल का करियर। तो यानी मैं जब 20 साल का होगा तो करियर में ज्यादा रिस्क ले सकता हूं। मैं स्टार्टअप में काम कर सकता हूं, मैं कम तनख्वाह मोर ईसॉप पे काम कर सकता हूं, मैं क्या कहते हैं शुरू में ऐसी जगहों पे काम कर सकता हूं जहां पे तनख्वाह मिले ही ना, मैं अपना खुद का स्टार्टअप बिल्ड कर सकता हूं। ये सारे रिस्क मैं ले सकता हूं जब मैं यंग हूं। राइट। लोग क्या गलती कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट में वो रिस्क ले लूं, वो बहुत बड़ी गलती है। इन्वेस्टमेंट्स जो होंगी या एसेट एलोकेशन जो होगा, आपका पैसा कहां जाएगा, इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट इज योर गोल, हाउ लॉन्ग इज योर गोल। अगर आपका गोल 25 साल का है, 30 साल का है, तो ज्यादा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में डालो। हमें पता है 25-30 साल में अच्छे रिटर्न्स बनने ही वाले हैं, क्योंकि इंडिया की छोटी कंपनीज बड़ी होने वाली हैं। राइट। आज अगर रिलायंस 20 लाख करोड़ का हो गया है, तो वो 20 लाख करोड़ से 200 लाख करोड़ होने में उसको बहुत दम जाएगा, बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ऑलरेडी 20 लाख करोड़ के बेस पे। पर एक कंपनी नहीं आई है, 500 करोड़ का मार्केट कैप है, 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसका 10,000 करोड़ होना फिर भी दिखता है, पॉसिबल है। ठीक है, अगर वो बिजनेस अच्छा है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्रमोटर अच्छा है, ग्रोथ हो रही है, बिजनेस में कुछ यूनिक है, तो वो 4-5 पैरामीटर्स पे हम इवैल्यूएट करके देख सकते हैं कि चलो भाई ये बिजनेस अगले 10 साल में 10 गुना दे देगा, विच इज अ गुड 26% कंपाउंडेड रिटर्न पर एनम। तो कोई भी व्यक्ति जो आज 20-30 साल का है, मैं उसको सबसे पहले ये कहता हूं, ये इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ द जर्नी को एक बार साइड रखो, ओके। अपने करियर पे फोकस करो। योर करियर इन्वेस्टमेंट हियर विल गिव यू द मैक्सिमम रिटर्न। 20,000 की तनख्वाह है, उसको 50,000 करो, 1 लाख करो, 2 लाख करो। यार 20,000 में तुम बचा पुचू के कितना पैसा डालोगे? 4,000, 3,000, 5,000, उससे ज्यादा तो नहीं डाल पाओगे, घर भी चलाना है। राइट। ठीक है, कुछ लोगों के नेगेटिव, मैं हमेशा कहता हूं कुछ लोग रेसिंग में 0 से स्टार्ट करते हैं, कुछ पीछे से स्टार्ट करते हैं, कुछ आगे से स्टार्ट करते हैं। एक ही आदमी जिसकी 20,000 तनख्वाह है, वो 3 सिचुएशन में हो सकता है। या तो बहुत अमीर बाप का बेटा हो सकता है, वो आ रहा है, पता चला मर्सिडीज में आ रहा है, तनख्वाह 20,000 है उसकी, वो भी सिचुएशन है। Right. कोई एक नॉर्मल आदमी है जो ठीक है भाई कहीं पढ़ लिख के आ गया, मिडिल क्लास फैमिली से है, तो 20,000 में उसको कोई डेट नहीं है। और कोई बेचारा गांव का लड़का है, उसके घर में बहुत डेट है, और उसको 20,000 में से 15,000 तो घर भेजने या 12,000 घर भेजने। हर जन की सिचुएशन अलग है। राइट। तो यू कुड बी इधर -0 और वेरी प्लस। I think it depends on the liabilities that a person has. हाँ, वो आपका Right. पास्ट है, आप उसका कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। समटाइम्स योर स्टार्टिंग पॉइंट्स आर नेगेटिव, इट्स ओके। Right. हम लोग का भी ऐसा नहीं था, हम लोग पॉजिटिव स्टार्टिंग पॉइंट पे थे, हम 0 या नेगेटिव के बीच में थे कहीं पे। मिडिल क्लास फैमिली, वही शुरू का Yeah. पैसा तो घर पे देना है, ऑल दैट थिंग्स। Loans हैं, बिल्कुल, बहुत सारी बिल्कुल। चीजें हैं। तो आई थिंक फर्स्ट 5 years of your career, your heaviest focus should be how do you keep on reinvesting to make this better and make your salaries 5x 10x in 5 years, because सैलरी की ग्रोथ 5-10 गुना हो सकती है। आप अपने करियर्स पे रिफ्लेक्ट करें, तो अगर आपने अच्छा अपने आप को स्किल किया, अच्छी जगहों पे काम किया, एक्सपीरियंस बढ़िया लिया, रेलेवेंट लिया, तो आपकी सैलरीज में 5-10x का फर्क आ जाता है ओवर स्पैन ऑफ 5-10 years, 5 years मे बी। बट इन्वेस्टमेंट्स में इतना आपको दिखेगा नहीं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट यहां करो। स्टार्ट बाइंग कोर्सेज विच आर रेलेवेंट टू यू। लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि जैसे वो 20-22 साल के होते हैं, उनको लगता है हमने जिंदगी भर की पढ़ाई कर ली है, उनको समझ नहीं आता पढ़ाई चालू होगी। दिस इज नाउ व्हेन यू स्टार्ट। Yes. अभी तक तो सिर्फ तुम वो थे, बन रहे थे थोड़ा, मतलब वी वर जस्ट फॉर्मिंग यू। अपनी एजुकेशन सिस्टम और वैसे भी कोई जॉब का लेना देना है कोई नहीं, है दूर दूर नहीं। तक लेना देना नहीं कोई है नहीं। हाँ, एजुकेशन सिस्टम में 2 प्रॉब्लम है, उसमें एजुकेशन नहीं है, सिस्टम नहीं है। 2 ही प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम तभी होती है कि मतलब जब बंदा एजुकेशन के बाद जॉब में या अपने किसी भी फील्ड में आता है, तो उसको वहां आके लगता है यार कि मैंने जो पढ़ा वो तो कुछ काम ही नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो उसका ना पढ़ाई से विश्वास थोड़ा सा हट जाता है, बट इट्स टू लेट।
He's already put that 20 years into Yeah. play. He's already taken a student loan. Agreed. आज IIMs की फीस 35 लाख रुपए हो गई है यार. हाँ. मतलब 35 लाख रुपए की EMI बंदा बच्चा बेचारा 50,000 60,000 EMI देगा. Yes. उसकी तनख्वाह मिनिमम 1.5 लाख 2 लाख रुपए होनी चाहिए. तो वो तो बेचारा पहले तो शुरुआत के कितने साल तो वो सिर्फ ये लाइबिलिटी मुक्त होने में लगा देगा. तनख्वाह है भी तो नहीं ना इतनी. मार्केट में जॉब नहीं, आप IITs के बच्चे देख रहे हो प्लेस नहीं हो रहे. बट यहां पे मैं देखता हूं कि जो बच्चे शायद अच्छी जगह से नहीं पढ़े पर स्किल्ड हो गए, कोई एक पर्टिकुलर स्किल पकड़ लिया, डेटा एनालिटिक्स पकड़ लिया, Right. ये AWS को जो हम कहते हैं जो हाँ जी, बैकएंड डेवऑप्स कहते हैं, जैसे डेवऑप्स पकड़ लिया, कोडिंग पकड़ ली, फ्रंट एंड पकड़ लिया, वेबसाइट बनाना सीख लिया, डिजिटल मार्केटिंग कर ली. ऐसी छोटी छोटी स्किल्स में भी 60,000 70,000 80,000 कर रहे हैं विद 12वीं पास. राइट. तो मैं कहता हूं वो सिचुएशन बेटर है एज कंपेयर टू तुमने 4 साल इंजीनियरिंग में 10 लाख फूक दिए, या फिर 2 साल में तुमने MBA में 35 लाख फूक दिए, 30 लाख फूक दिए, एंड देन यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब विच इज वर्थ 20,000-30,000 रुपीज. Yeah. तो आई थिंक कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन इज 20 to 25 फोकस हियर, Yeah. जस्ट फोकस हियर, ऑन अपस्किलिंग. अपस्किलिंग ओनली. मैं अपनी सैलरी का 10% 5 से 10% डालता ही था कोर्सेज में. मैंने CFA करी. CFA वाज सच एन एक्सपेंसिव कोर्स. जब मैंने कितने का स्टार्ट कोर्स होता है? वो उसका तब L1 जब मैंने दिया था तो $1,200 था. $1,200 इन 2009 उसके फर्स्ट. सिर्फ L1 अपीयर करने के लिए. वाओ. उसमें एक एडमिशन फीस होती है जो रेकरिंग नहीं होती, और एक L1 की फीस थी, लेवल 1 की Okay. फीस थी. तो वो आप $1,200 पकड़ लो, तब भी मेरे हिसाब से 2009 में भी वो 50 रुपए के आसपास डॉलर था, तो 60-70 हजार चले गए. 2-3 महीने की तनख्वाह चली गई. वाओ. पर करना था ना, उससे बेनिफिट मिला आगे जाके. अपस्किल That's the main thing. यस. तो आपको, और तब एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव थी, आज तो बहुत सस्ती हो बहुत गई है सस्ती यार. हो आपके पास इतना एक्सेस हो गया है, इतने कोर्सेज हो गए हैं, इतने रीजनेबल प्राइस्ड कोर्सेज हो गए. कल मैं देख रहा था कोर्सेरा का जो सब्सक्रिप्शन में 2 साल पहले 27,000 रुपए का लेता था, आज 7,500 का हो गया. तो मतलब एजुकेशन डे बाय डे इज मोर बिकमिंग एक्सेसिबल. मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लोगों को यहां निवेश करना है. ये साले 7,500 रुपए का ना जोमेटो का बिल कर देंगे, स्विगी का बिल कर देंगे, जाके 1,200-1,500 रुपए की महीने की OTT सब्सक्रिप्शन कर लेंगे, पर उनको 7,500 का कोर्सेरा का लेने बोल दो तो मौत आ जाएगी सबको. सही कह रहे हो, बात बिल्कुल कह सही रहे कह रहे हो. That's I completely agree to do that. तो आई थिंक एजुकेशन and skill are two different things. Education gets you to a point where you can send your CV to the company, but growth happens when you skill yourself. तो आप CV भेजते रह जाओगे अगर आपने सिर्फ एजुकेशन करी. अगर आपने स्किल कर लिया तो CV बाद में आपका स्किल ही आपका CV होगा. तो स्किलिंग पे तो फोकस आपको करो. आगे से ही फोन आ जाएगा सामने कि से phone आ आएगा, जाओ, आ जाओ, आ जाओ. तुम्हारी बहुत जरूरत है, ये डेवऑप्स क्रैश हो जाता है, ये हो जाता है. यू कैन क्रिएट वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो 20 to 25 स्पेंड्स मोर देयर. मैसिव हैमरिंग वो 5 साल में. तो वो 5 साल में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को आप 10 से 15% का रख सकते हो, जो भी आपकी तनख्वाह. आप अज्यूम कर लो वो तनख्वाह आपकी है ही नहीं. ठीक है. तो अगर आपको 25,000 रुपए मिलते हैं महीने के, तो 25,000 में से 2,500-3,000 रुपए साइड कर लो और उसको चुपचाप अपना पैसिव इंडेक्स फंड में डालते रहो. ठीक है. What is exactly passive index देखिए fund? क्या होता है ना, यूएस में एक रिसर्च की गई कि एक्टिव फंड्स वर्सेस पैसिव फंड्स. एक्टिव फंड्स है जहां एक फंड मैनेजर बैठा है, अपनी बुद्धि चला रहा है, एंड वो सोच रहा है कि मैं नया बेट क्या लूं, कौन सा नया स्टॉक लूं, कौन सा नया सेक्टर पकड़ूं. वर्सेस एक इंडेक्स है, जैसे इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो 50 निफ्टी कहते हैं, जैसे निफ्टी 50, उसमें 50 स्टॉक्स हैं. अच्छा, 50 स्टॉक्स इंडिया की टॉप कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं. रिलायंस है, TCS है, इन्फोसिस है, ये सारी कंपनीज है. तो एक फंड मैनेजर बोलता है मेरे को दिमाग खोपड़ी नहीं लगानी, मैं तो इसी को मिमिक कर दूंगा, सिर्फ जैसे ये चल रहा है वैसे चला दूंगा. अब उसमें क्या होता है, फीस बहुत कम लगती है. 0.04%, 0.05% एसेट अंडर मैनेजमेंट की फीस लगती है. जिसमें आप टॉप फर्म्स में हाँ, जिसमें आप निफ्टी 50 में लगा रहे हो, बिकॉज उसमें कोई आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजर नहीं है, कोई दिमाग नहीं लग रहा. दिमाग नहीं लग रहा. ठीक है. तो वर्सेस एक एक्टिव फंड होता है जहां फीस करीबन 1.5% तक चली जाती है, और देयर इज नो गारंटी कि वो बेटर रिटर्न्स देगी. तो यूएस में ये रिसर्च की गई तो पता चला कि 4 out of 100 funds are giving better returns in active basis. बाकी 96 funds are failing Okay. as compared to the basic index fund. तो धीरे धीरे ये पैसिव इंडेक्स फंड की इन्वेस्टिंग को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला उससे. बट अगर आप यंग हो, आपका गोल 30-40 साल का है, तो एज आई सेड कि थोड़ा ज्यादा पैसा आप अपना स्मॉल एंड मिड कैप में एलोकेट कर सकते हो, क्योंकि इंडिया की अभी ग्रोइंग स्टोरी है. थोड़ा समझते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ न्यू पीपल हु डजंट नो हाउ दिस वर्क्स. स्मॉल कैप, मिड कैप, यू नो, बिगर रिस्क, बिगर रिटर्न्स. लार्ज कैप, सेफ बेट. आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि स्मॉल, मिड और लार्ज में क्या डिफरेंस होता है, एंड वेयर शुड अ पर्सन, यू नो, हु स्टार्टिंग, you know, who has a very small budget of, you know, 2 to 5 or 7 grand a month to invest should start, and where and why. देखिए, सबसे पहले आपको
मैंने बोला कि जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो ड्यूरेशन से आती है, हाँ ठीक ठीक है, एज से नहीं आती। मैं अगर 40 साल का हूं हाँ पर मुझे 70 साल तक इन्वेस्ट करना है तो मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी एक 20 साल के वाले से ज्यादा है जिसको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। तो पॉइंट नंबर 1 ये क्लियर हो गया। राइट। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब मेरे पास लॉन्गर ड्यूरेशन है तो यानी कि मैं थोड़ा सा ड्रॉ डाउन कहते हैं जिसे हम, यानी कि जब मैं पैसा डालूंगा तो हो सकता है वो नीचे चला जाए, तो मैं ड्रॉ डाउन झेल सकता हूं, मेरे में एक झेलने की क्षमता आती है। देखिए कंपाउंडिंग में ना 7 साल के बाद आपकी गारंटी, ऑलमोस्ट गारंटी हो जाती है कि आपके पैसे डूबेंगे नहीं। ठीक है। 7 ईयर्स, बट 7 ईयर्स का वेटिंग पीरियड बहुत बड़ा है। पर ये 7 इयर्स की कैलकुलेशन आपने कैसे निकाली? ये रिसर्च की हुई है। अच्छा ठीक ये है। ना शादियों पे भी सेम रिसर्च है, 7 ईयर इच कहते हैं उसे, एक मूवी भी आई थी। ठीक है, 7 साल बाद ही जो होता है सब ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ पे भी कंपाउंडिंग में भी 7 साल ही लगते हैं। तो पहले 7 ईयर्स जो है आपको, अगर आप 7 ईयर्स तक कंटिन्यूसली डाल रहे हो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू लूजिंग मनी इज ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट जीरो। तो यानी आपका मिनिमम होराइजन 7 साल होना ही चाहिए। उससे नीचे वाले होराइजन में इसलिए हम इक्विटी ज्यादा रेकमेंड ही नहीं करते। हम कहते हैं ज्यादा डेट रखो, 60% डेट रखो, 70% डेट रखो, इक्विटी कम रखो, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स का भरोसा नहीं। अभी तो चल पड़ी, पता चला क्रैश आ गया तो 3 साल रिकवरी नहीं करी, तो आप फंस गए उसमें। इसके बाद मैं आपसे डेट और इक्विटी भी हाँ पूछूंगा, बट पहले ये वाले क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। तो जितना आप यंग हो, जितना आपका होराइजन लंबा है, ठीक है, उतना आप ज्यादा रिस्की बेट ले सकते हो। और रिस्क का मतलब क्या हुआ कि वो कंपनीज जो अभी एस्टैब्लिश नहीं हुई हैं, रिलायंस में रिस्क कम है, जानते हैं, डूब नहीं सकती, बहुत मुश्किल है, पूरा देश डूब जाएगा। तो रिलायंस में जब आप पैसा डालते हो तो कंपेरेटिवली कम रिस्क होता है और ऑब्वियसली कम रिटर्न्स होंगे। आपको साल का हो सकता है 12-14% रिटर्न मिले। ये लार्ज कैप है, ये अल्ट्रा लार्ज कैप है, ठीक है। फिर कुछ स्टॉक्स होंगे जो मिड कैप में आते हैं। मिड कैप वाले वो होंगे जो थोड़े एस्टैब्लिश हो चुके हैं, आगे जा चुके हैं, जिनकी मार्केट कैप 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन डॉलर तक हो गई है। जैसे मिड कैप में कंपनी है एपीएल अपोलो, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। देयर इज नो रिकमेंडेशन गाइस, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूं। आई लव दिस कंपनी बिकॉज़ आई नो द ओनर आल्सो पर्सनली, संजय गुप्ता जी को जानता हूं। तो आई हैव सीन हिम ग्रो, I've seen him take his company from 3,000 crores in 2019 to today around about 50-60,000 crore rupees in market cap. तो बहुत अच्छा वो लेके गए कंपनी को। तो ये कंपनी है जैसे मिड कैप है, तो अब ये कंपनी आगे जाके लार्ज कैप बनेगी, पर अब ये भी उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाएगी जितनी एक कंपनी जो आज 2-3 हजार करोड़ पे है वो दे पाएगी। अच्छा, कुछ लोग और भी नीचे जाते बोलते हैं यार हमारे पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, थोड़ा कंपनी को एनालाइज कर लेते हैं। हम एसएमई कंपनीज में पैसा डालते हैं जो आज बहुत ग्रो कर रही हैं, जिनके प्रॉफिट्स अभी कम है पर आगे जाके बहुत बढ़ने वाले हैं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जिनके रेवेन्यूज 200-250 करोड़ के नीचे होते हैं। तो ऐसी कंपनीज में लोग बेट कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए वहां बेट कर लेंगे। भाई लोग कहते हैं जैसे विप्रो में जिसने 1970s में 10,000 रुपए डाले थे, आज उसके पास 700 करोड़ रुपए हैं। तो एवरीबॉडी सर्चिंग फॉर दैट वन बेट। एमआरएफ का एशियन पेंट्स है 40 इयर्स में 24,000 टाइम्स, 40 इयर्स में 24,000 टाइम्स, यानी ₹1 24,000 रुपए बन जाता 40 साल में। इतना बड़ा रिटर्न्स उसने दिया है, जो रियल एस्टेट में कभी नहीं हो सकता। देखिए ऐसा नहीं है रियल एस्टेट में नहीं हो सकता, पर वो अपॉर्चुनिटी आपको, वो देखिए रियल एस्टेट जो है ना वो ओपेक मार्केट है। उसमें इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज बहुत बड़ा है। राइट। आपको पता है यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस वे कटने वाला है, तब आपने प्लॉट लिया वर्सेस आज आपने प्लॉट लिया, तो आपका तो पूरा गेन ही चला गया ना। राइट। तो वहां वो ना, और एक आम व्यक्ति जो 20-25-30 हजार कमा रहा है वो इस ओपेसिटी में नहीं जाना चाहिए, उसका काम नहीं है ये। तो अपना काम करो भाई, अपना काम ये है कि आप पहले अपनी तनख्वाह बढ़ाओ, ठीक है, अपने आप को उस लायक बनाओ कि आप रियल एस्टेट खरीद सको। सर रियल एस्टेट इंडिया में आजकल 25-50 लाख से नीचे तो कोई प्लॉट ही नहीं है, गांव में, गांव कूचे में। यहाँ तो तुम 3-4 करोड़ से नीचे तो देखना भी नहीं चाहिए आदमी को। इस अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में भी नहीं मिलता आजकल, तो कुछ बिल्कुल कुछ नहीं मिला। और क्यों लेना है आपको, रिस्क क्यों लेना है इतना बड़ा? आप आराम से जो है अपनी वेल्थ बनाओ एसआईपीस के थ्रू। मैंने अगर अपनी वेल्थ बनाई एसआईपीस के थ्रू, मैं तो और कुछ किया नहीं, रियल एस्टेट किया नहीं, कुछ घर नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, सिर्फ धीरे धीरे एसआईपी बढ़ाता गया, तो आज उसका फायदा ले लिया मैंने। सो जितना व्यक्ति के पास टाइम ज्यादा होगा, जितना उसका गोल दूर होगा, उतना उसको रिस्क ज्यादा लेना है, और विच मीन्स ही कैन इन्वेस्ट मोर इन स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स। सो दैट इज द एलोकेशन। हाँ, उसमें मतलब अगर समझो आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हो तो 6,000 रुपए स्मॉल एंड मिड कैप में डाल दो, 2,500 रुपए लार्ज कैप में डाल दो, 1,500 रुपए पैसिव में डाल दो, या थोड़ा सा गोल्ड में डाल दो अगर आपको एसेट को थोड़ा सा और डाइवर्सिफिकेशन करना है। वो डिपेंड करता है। देखिए किसी के लिए कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है मेरे पास। गोल्ड कमोडिटी में आ जाता है। हाँ, गोल्ड कमोडिटी में आ जाता है। गोल्ड जनरली एक अपवर्ड ट्रेंडिंग रहा है, मार्केट से नेगेटिवली कोरिलेटेड होता है, मार्केट करेक्ट होगी तो गोल्ड ऊपर चला जाएगा, तो आपका पोर्टफोलियो एक बैलेंस हो जाता है। इसे हम बैलेंसिंग पोर्टफोलियो कहते हैं। तो थोड़ा बैलेंस हो जाता है आपका पोर्टफोलियो। तो इंसान को गोल्ड में और सिल्वर कमोडिटीज थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। अब जब हम बात करें कमोडिटीज और म्यूचुअल्स में क्या डिफरेंस होता है? देखिए कमोडिटीज तो प्योर आपका म्यूचुअल फंड इज बेसिकली किटी पार्टी। वो किटी पार्टी की तरह है कि सब लोग ने मिलके पैसा डाल दिया है। अगर आप कमोडिटी खरीद रहे हो तो फिर आप इंडिविजुअली वो कमोडिटी खरीद रहे हो।
पर गोल्ड में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि गोल्ड में आपके पास इंडिया में बहुत सारे अच्छे विकल्प है इन्वेस्ट करने के लिए. लाइक यू हैव गोल्ड ETFs where you can directly go to the stock market and buy gold. Right. Then you have digital gold. You can buy digital gold from these websites. अच्छा, उसमें आपको ये जरूरी, आप ज्वेलर के पास जाओगे तो 1 ग्राम से नीचे का तो कॉइन ही नहीं है. हाँ, नहीं तो है. यानी आपको 7,500 रुपए तो लगने ही लगने. पर आप डिजिटल गोल्ड 100 रुपए का भी ले सकते हो. यस. अभी मैंने रक्षाबंधन पे लोगों को कहा था अपनी बहन को गिफ्ट करना है 1100 का डिजिटल गोल्ड दे दो, तो कितने कुछ माइक्रोग्राम्स आ जाएंगे, पर कुछ तो आएगा, गोल्ड आएगा भाई. True. कुछ अप्रिशिएट होगा, कल को 1100 की जगह 1500 होगा, 1800 होगा. तो Such a good point. हाँ. Yes. तो आपने 1100 का गोल्ड दे दिया, तो आज आप फ्रैक्शनलाइज्ड गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो. फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं. यस. आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में डाल सकते हो, उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, उसमें तो ब्याज भी मिलता है. आप गिफ्ट कर सकते हो किसी को ऐसे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. डिजिटल गोल्ड तो बहुत आराम से कर सकते हैं. हाँ. यस, उनके बहुत सारी एप्स हैं आजकल तो. पेटीएम से हाँ. खरीद लो. किसे? पेटीएम से खरीद लो. पेटीएम है, गुल्लक है, बहुत सारी, अगेन नो मार्केटिंग, yes. गुल्लक है, बहुत सारी एप्स है. प्लस नहीं तो आप MMTC की डायरेक्टली वेबसाइट पे चले जाओ, हाँ. उधर से भी खरीद सकते हो. तो वहां से आप एलोकेट कर सकते हो कि मैं इनके नाम पे खरीदना चाहता हूँ. डन हो जाए, कोई चक्कर नहीं. बेस्ट गिफ्टिंग ऑप्शन फॉर राखी हाँ. और एनी कर दी, वो रील कर दी एनी मैंने. ओकेजन. Been there, done that. So why is it always recommended to buy sovereign bonds? देखिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो है ना, एक तो आपको ब्याज मिलता है. सी व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री विद गोल्ड, आई विल एक्सप्लेन यू. कि गोल्ड इज अ वेरी अनप्रोडक्टिव एसेट. आपने गोल्ड ले लिया, चेन बना ली, अब तो घर पे पड़ी है ना. इट इज नॉट रोटेटिंग. वो आ रही नहीं है पिक्चर में. अब हाउस होल्ड सेविंग्स में 2 ऐसे बड़े कंपोनेंट है जो स्टक एसेट है, विच इज रियल एस्टेट. वो भी स्टक एसेट है. ठीक है. अच्छा, स्टक एसेट कैसे, मैं आपको समझाता हूँ. जैसे आपने घर ले लिया, 4 करोड़ का ले लिया फॉर एग्जाम्पल. अब मार्केट क्रैश कर गई या नीचे गिर गई, अब आप में अगर होल्डिंग पावर है तो आप तो बेचोगे ही नहीं. बिल्कुल. तो वो घर तो कभी, अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो मैं रिलायंस का 3,000 रुपए का स्टॉक हो सकता है, कल को जाके 2700 में भी खरीद सकता हूँ, 2600 में भी खरीद सकता हूँ, क्योंकि वो लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट है. घर ट्रांसपेरेंट नहीं फिक्स्ड है, एसेट हो गया. बिल्कुल फिक्स्ड एसेट है वो. अभी पीछे गोल्ड के प्राइस गिरे क्योंकि वहां इंपोर्ट ड्यूटी कम करी उन्होंने. राइट. किसी ने एडजस्ट नहीं किया प्राइस, कोई ज्वेलर ने एडजस्ट नहीं किया. तो ठीक है, हो गया, हमने तो पहले खरीदा था ना भाई, हमें तो रिकवरी करनी है. तो आप एक आम व्यक्ति जो है वो तो जाके खरीद नहीं पाया सस्ते भाव में. दे कुडंट टेक बेनिफिट ऑफ दैट. हाँ. ज्वेलर ने बेनिफिट ले लिया बाद में, ही फॉरवर्ड बुक मोर गोल्ड फॉर हिमसेल्फ. पर आप नहीं कर पाए, आप और मैं नहीं बेनिफिट ले पाएंगे. आप और मैं सिर्फ इक्विटी मार्केट्स में ले सकते हैं बेनिफिट, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स एक्सट्रीम ट्रांसपेरेंट है. प्राइस गिरा तो गिर गया, आपने ले लिया. रिलायंस 27 हो गया, मैंने 2700 में ले लिया. 25 हो गया, 2500 में ले लिया. तो गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में गवर्नमेंट ने क्या कोशिश करी कि लोग गोल्ड में पैसा डाल रहे हैं. आज इंडिया का हाउस होल्ड गोल्ड 26,000 टन है, विच इज मोर देन US एंड चाइना. यस. ठीक है. तो अगर 26,000 टन गोल्ड आज पड़ा हुआ है, मैं मुथूट की बैलेंस शीट पढ़ रहा था, तो मुथूट इज सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड लोन गिवर इन आवर कंट्री. ठीक है. उनके पास इस टाइम पे जब्त मतलब जिसे हम कहते हैं कोलैटरल Collateral gold. इज 60 टन्स. सीरियसली 60 टन उनके पास गोल्ड पड़ा है. इतना गोल्ड है सारा. फिजिकल गोल्ड जिसके अगेंस्ट लोग लोन लेके गए 14, 16% पे. तो हो क्या रहा है कि सरकार को लगा यार ये मोबिलाइज नहीं हो रहा. अच्छा, 99% गोल्ड इज इंपोर्टेड इन इंडिया, तो इंपोर्ट का बिल बढ़ गया. हाँ. अब इंपोर्ट पे इन्होंने ड्यूटी मारी हुई थी तो स्मगलिंग हो गई. तो अगर 100 यूनिट गोल्ड आता है तो 30 यूनिट स्मगल होके आता है. हाँ. तो ये सारे प्रॉब्लम्स गोल्ड के साथ है, जिससे गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. तो गवर्नमेंट ने बोला यार एक काम करते हैं, जनता को गोल्ड का अप्रिसिएशन चाहिए, वो भी हम दे देंगे, उनको गोल्ड पे हम ब्याज भी दे देंगे, और इसी चक्कर में वो गोल्ड खरीदेंगे नहीं तो एटलीस्ट हमारा इंपोर्ट का बिल बचेगा, इंपोर्ट का हमारा ट्रेजरी बच जाएगी. तो उन्होंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किया कि भाई ठीक है, आज का प्राइस पकड़ेंगे, 8 साल का बॉन्ड होगा, 5 साल का लॉक इन होगा, 5 साल तक आप निकाल नहीं सकते. और 5 साल में क्या गवर्नमेंट को भी मिल जाता है ना फंड, उनको भी कहीं डिप्लॉय करना है, कहीं यूज कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं. फिक्स्ड हो गया. हाँ, मतलब उनको पता है कि 5 साल तक इसको वापस नहीं करने. और 2.5% साल का ब्याज भी देंगे. गोल्ड पे किसी को ब्याज नहीं मिलता, सबको अच्छा लगा, चलो ब्याज भी मिलेगा और अप्रिसिएशन भी मिल जाएगी. तो आई थिंक उसकी वजह से लोगों ने सिचुएशन हो. बेसिकली अगर हम accumulated बात करें तो कितने % का रिटर्न आ रहा है? 12 से 14% का सालाना. वेरी गुड रिटर्न. पिछले 8 साल का वेरी गुड. जो पहला ट्रांच खत्म हुआ, अभी खत्म हुआ था, 2024 में ही खत्म हुआ, 16 में पहला ट्रांच आया था. तो पहले ट्रांच ने करीबन 12-13% का कंपाउंडेड रिटर्न्स दिए. Wow. Which is very good, I think. It's significantly very good returns. मतलब It's much better than a fixed deposit. Yes. Fixed deposit में क्या ही much better than fixed deposit. यार ये मेरे को ये समझना है कि पुराने टाइम में थोड़ा सा, अगर हम ज्यादा भी पुराना नहीं, आज से 10 साल पहले तक भी हम जब बात करते थे इन्वेस्टमेंट की, सेविंग्स की, तो सिर्फ एक ही जुबान से चीज निकलती थी, FD करा लो. 10,000 है FD करा लो, 20,000 है FD करा लो. और जैसे जैसे हम 2010 के बाद आगे बढ़ते हुए आए,
मार्केट का ट्रेंड ही बदल गया। अब किसी FD भी को बात गालियां करो, पड़ रही है। एफडी को गालियां पड़ रही है। हाँ, तुम एफडी में मतलब पैसे डालते हो, जो सबकी जाने मन थी अब उसको गाली पड़ रही है। ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये ना समय समय की बात है। इफ यू गो बैक टू 1970s, 80s, पीपल क्या विकल्प क्या था आपके पास? what were your options? Today stock price you can see every damn microsecond. आप अपना ऐप खोलो, कोई भी ऐप खोल लो, उसमें आपको माइक्रो सेकंड में स्टॉक प्राइस दिखता है। आपको पता है 1980s 90s तक भी स्टॉक प्राइस वाज पब्लिश्ड ओनली वंस एवरी वीक। लोगों को पता ही नहीं होता था, एक आम रिटेल ट्रेडर को। जो रिंग में होते थे वो अलग है, वो तो खेल रहे होते थे। पर अगर मेरे फादर 1980 से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको पता चलता था सैटरडे सुबह न्यूज़पेपर पे कि भाई पूरे हफ्ते में रिलायंस कितना मूव किया। तो उनको पता ही नहीं था, विजिबिलिटी नहीं थी, तो सिस्टम्स वर ओपेक। आपको पता ही नहीं आपका पैसा डूब रहा है, आप कुछ एक्शन ही नहीं ले सकते। तो ये हो गई पहली चीज। सेकंड, दूसरा विकल्प क्या था कि दूसरा विकल्प था आपका रियल एस्टेट में डाल दो, चलो घर डाल लो, रियल एस्टेट डाल दो, प्लाट ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो लोगों ने वो कर लिया। तीसरा क्या हुआ, 1970s 80s में इनकम टैक्स रेट्स वर 90%। अच्छा, यस, अर्ली 70s में इनकम टैक्स रेट्स वर 90%। तो आप अगर 1 लाख रुपए से ऊपर कमाते थे तो आपका इनकम टैक्स जो आपको सरकार को देना था वो 90 लाख रुपए था, 90,000 रुपए। 90,000। और यही अगर आपकी तनख्वाह 80,000 थी, मतलब इनकम 80,000 थी, तो वो आधा हो जाता था। तो ये बड़ा आर्बिट्राज था। तो इस वहां से ब्लैक मनी का जनरेशन चालू हुआ कि यार दिखाना क्यों है सरकार को, हमें एक्स्ट्रा टैक्स 90% टैक्स देना पड़ेगा। धीरे धीरे उसको कमा के 70% किया, फिर आके ऑप्टिमल 33-35 जो भी परसेंट चल रहा है। तो उस टाइम ब्लैक वेल्थ बहुत जनरेट, ब्लैक वेल्थ जाएगी कहाँ? एफडी में तो जाएगी नहीं, वो रियल एस्टेट में जाएगी। तो रियल एस्टेट बहुत इस तरीके से डेवलप हुआ। फिर जब धीरे धीरे 90s का टाइम आया, लिबरलाइजेशन हुआ, तब भी स्टॉक मार्केट्स बहुत बॉयंट नहीं हुए, सबको डर लगता था, सबको लगता था सट्टेबाजी है, ये सब है, वो सब है। तो अब क्या करें, अब बैंकों ने एफडीज के रेट ठीक कर दिए, तो चलो भाई एफडी करना चालू कर दो। तो क्या हुआ है कि ओवर इयर्स ना हमारे पास विकल्प नहीं है। अब हमारे पेरेंट्स बड़े, मतलब मैं उनके लिए कभी कभी सोचता हूं कि यार उन्होंने क्या जनरेशन देखी है। माय फादर इज 1955 born. Yes. He's seen everything. He's seen very difficult times, no investment times, and today's times when he can make an investment in 30 seconds. तो उनके माइंड में अभी भी वो विकल्प चलते हैं कि नहीं यार एफडी सेफ है यार, इसमें कुछ भी हो सकता है यार। तो दैट इज वेयर योर एफडी वाज द डार्लिंग ऑफ एवरीवन। बट टुडे उसको गाली पड़ती है क्योंकि वो लीस्ट रिटर्न्स देती है, लोगों को इन्फ्लेशन की समझ आ गई है, बहुत ज्यादा एजुकेटर्स मार्केट में आ गए हैं, तो वो समझा रहे हैं कि भाई एफडी ठीक नहीं है। तो दिस हैज बीन द रीजन। So we understood a lot of things about investing कि 20s में, लेट 20s में, 30s में हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अब पड़ाव आता है जीवन का दूसरा, जब आप 30 की उम्र को पार कर देते हो, राइट, और आप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। और आज के समाज में एज वी ऑल सी इज मेन हैव ऑल द बर्डन, राइट, कि कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, अब क्या करूं। अब मैंने करियर वाइज स्टेबल हो गया, थोड़ा थोड़ा पैसा मैं कहीं डालना शुरू कर दिया, नेक्स्ट फेज आया, अब शादी भी हो गई, राइट। तो अब वो प्रेशर है आदमी के ऊपर कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरीके का पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, कहाँ से मुझे सही एडवाइस मिलेगी, क्या मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डालूं, क्या मैं स्टॉक्स में पैसा डालूं, क्या मैं प्रॉपर्टी खरीद लूं, व्हाट शुड दैट पर्सन डू। ये क्वेश्चन से मतलब इसका तो ऑब्वियसली आप आंसर करना, बट बिफोर यू नो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में बेसिक एक बिगनर के लिए क्या डिफरेंस है, एक बार वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि आज एक आदमी जो स्टार्ट कर रहा है इन्वेस्टिंग, उसको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में कैसे पता चले कि क्या डिफरेंस है। लोग एक परसेप्शन चलता हुआ आ रहा है कि म्यूचुअल फंड सेफ होते हैं, स्टॉक्स थोड़ी बेटिंग जैसा होता है, तो थोड़ा सा बस वो बता दो। इसको मैं थोड़ा लंबा आंसर दूंगा, हाँ, बट आपको बहुत साइकोलॉजिकल आंसर दूंगा, राइट। देखिए हमें ना बचपन में से सिखाया गया है कि अगर हम ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे जी, अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे जॉब में तो कमाई ज्यादा होगी, अगर हम जिम में ज्यादा टाइम निकालेंगे तो बॉडी ज्यादा अच्छी होगी। तो वी हैव ऑलवेज बीन टॉट दैट आवर रिजल्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफर्ट्स वी पुट इन। एग्जैक्टली। हाउएवर इन्वेस्टमेंट्स में ये टोटली उल्टा है। ओह अच्छा। द मोर एफर्ट्स यू पुट इन द लेसर योर रिजल्ट इज। अब ये बात लोगों को समझ नहीं आती, उनको लगता है उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं तो हमारे को एक्स्ट्रा रिटर्न्स बन जाएंगे। मतलब आप कह रहे हो डाल के छोड़ दो, बस यही है। द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। ये मैं नहीं, चार्ली मंगर का स्टेटमेंट है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, लोगों को लगता है कि जितनी मेहनत मेरे को वहां करनी है जॉब में, उतनी मेहनत यहाँ करनी है, नहीं करनी है। तू जॉब में कम मेहनत कर, वहां अच्छी मेहनत कर ना, तनख्वाह बढ़ा, यहां मत कर।
देखिए आप एक प्लांट उगा रहे हो, हाँ आप क्या करोगे? सॉइल चेक करोगे, राइट बीज डालोगे, क्या बैठ के 18 घंटे उसको पानी देते रहोगे? नहीं नहीं ना। जब देना दोगे एक आधी बार हफ्ते में, 2 बार हफ्ते में, उसके बाद क्या करोगे? सूरज के सामने रखोगे। नाउ इट्स बिटवीन द सूरज एंड द प्लांट, दे बोथ विल मैनेज, यू जस्ट हैव टू डू बिट ऑफ योर ड्यूटी। सेम इज विद इन्वेस्टमेंट। व्हाई आर यू वांटिंग टू गेट इनटू एक्टिव इन्वेस्टमेंट? क्यों करना है आपको? आपका काम है क्या? यू नीड 3 थिंग्स: नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, टाइम। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि आपको बैलेंस शीट पढ़नी आती है, P&L पढ़नी आती है। अगर पढ़नी भी आती है, कितने सालों से पढ़ रहे हो? आप तो 22 साल के हो खुद। वहां 22 साल से जो मार्केट के अंदर बैठे हैं वो नहीं ये गेम खेलना चाहते। तो आपको नॉलेज है नहीं, आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आप मार्केट के अंदर नहीं हो। मार्केट इज नॉट बेस्ड ऑन नॉलेज अलोन। आज अगर इन्फॉर्मेशन आ गई तो एक बार मुझे याद है जब 2008 का क्रैश आया, आपको मजेदार बात बताता हूँ। एक कंपनी मैं होल्ड करता था, कि हमारे को भी शौक था स्टॉक खरीदने का। अब तो मैं नहीं खरीदता डायरेक्टली, अब तो प्योर म्यूचुअल फंड पे चलता हूँ। देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड सीमैक, आज भी मुझे याद है। ओके सीमैक करके कंपनी थी, 2008 का धड़ाम करके क्रैश आया, ठीक है। एंड 8 एंड में, अक्टूबर में, जब वो लीमन वीमन ब्रदर्स का क्रैश हुआ, एंड दिस सीमैक कंपनी हैड 80 crores ऑफ कैश इन बैंक। ये सुनना, 80 करोड़ उसका कैश इन बैंक था, बैलेंस शीट पे था, 0 डेट, 1 रुपए का उधार नहीं है, और कंपनी की मार्केट कैप 40 करोड़ थी। आप समझ रहे हो मैथमेटिक्स कि एक कंपनी है जिसके पास 80 करोड़ बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, धंधा चल रहा है और लोन नहीं है। ओके ऐसी कंपनी का मार्केट कैप 40 करोड़ है। यानी कि अगर आज मेरे पास 40 करोड़ हो और मैं उसके सारे शेयर्स खरीद लूं तो मेरे को 80 करोड़ तो कैश मिलेगा बैंक का, क्योंकि कंपनी मेरी हो गई ना, तो कंपनी का एसेट भी मेरा हो गया। और लायबिलिटी कुछ है नहीं उस पे। ऐसे कैसे? ये ऐसे हो गया क्योंकि वहां पे मार्केट्स क्रैश कर गई। अब वहां लॉजिक चलता नहीं, वहां इमोशन चलता है। वो स्मॉल कैप कंपनी थी, तो स्मॉल कैप कंपनी 70% गिर गई, 60% गिर गई। और वो गिरने का क्या लॉजिक? वो तो बस मार्केट गिर गई। Systematic, there are 2 types of risk: systematic, unsystematic. Systematic is when markets crash. Right. वॉर हो गई, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई, मोदी जी पीएम नहीं बने। उस दिन आया 4 जून का, देखो क्या हुआ मार्केट को। अगले दिन जब थोड़ा स्टेबलाइज हुआ कि नहीं ठीक है, सब ठीक चल रहा है, ओके, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं हुआ पर चलो बच जाएंगे। तो ये तो आपके हाथ में है नहीं। आपके अनसिस्टमैटिक होता है स्टॉक बेस्ड। सत्यम का स्कैम हो गया तो सत्यम मर गया, गीतांजलि का स्कैम हो गया, गीतांजलि मर गया, वो अनसिस्टमैटिक हो गया। पर सिस्टमैटिक तो पूरे सिस्टम को इंपैक्ट करता है। रिसेशन आ गई, पूरा सिस्टम जाएगा। तो उस दिन रिसेशन आ गई तो ये भी चला गया। अच्छा, सिस्टम में क्या होगा? जो रेजिलिएंट होता है वो कम गिरता है, जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा गिर जाते हैं। तो हमारे को तो ये सब पता नहीं है ना। अब ये बात आपको तो पता नहीं थी, मेरे को पता थी, चलो मैं तो उस टाइम मार्केट में खेलता था। ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी लोगों के पास। और तीसरा है टाइम। क्या आपके पास टाइम है स्टॉक मार्केट को देने को? क्या आप सुबह 9:30 बजे काउंटर खोल के बैठ सकते हो और दिन भर वो हार्ट अटैक झेल सकते हो कि वो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल? नहीं, वो तो हम में से मेरे ख्याल से सब लोग करके देख चुके हैं, बहुत लोग सब करके देख ले। बड़े बड़े हार गए इस खेल में, थोड़े पागल खाने गए, थोड़े जेल में। ठीक है, तो ये खेल खेलने लायक ही नहीं है। आप अपना शांति से अपनी तनख्वाह बढ़ाओ भाई, अपनी इनकम बढ़ाओ। आप एजेंसी चलाते हो, ज्यादा क्लाइंट लाओ, मां मेहनत करो ना यार, वो तो आपके कंट्रोल में है। ये मार्केट से तुम्हारे बाप की नहीं सुनेगी। बाजार से बहस नहीं करते। आप अपना आराम से सूरज को और प्लांट को अपना काम करने दो, कंपाउंडिंग का। वो 5 साल बाद 10 साल बाद एक आम का पेड़ उग जाएगा, उसमें से बैठ के आम खाते रहना। वॉरेन बफे ने कहा था ना कि somebody is sitting in shelter today because once somebody else planted a tree. यानी कि एक जनरेशन लगती है वेल्थ बनाने को। ये उनका मैसेज है असली, कि तुम अपने पेड़ को नहीं खा पाते कभी कभी, तुम्हारे बच्चे खाएंगे, तुम्हारी आगे की जनरेशन खाएंगे। एक जनरेशन को खटना पड़ेगा। वही वाला फंडामेंटल है ना कि माली से जब आप पूछोगे, एक पौधा बीज डालता है, वो ग्रो करता है, हाँ। और उसको एक पर्टिकुलर टाइम तक आपको पानी डालना पड़ता है, आपको उसकी सिंचाई करनी पड़ती है, उसकी व्हाट वी कॉल गुड़ाई करनी पड़ती है, एंड एक पॉइंट के बाद आप उसको छोड़ देते हो तो क्लोरोफिल बनता है, वहां फोटोसिंथेसिस होती है। वो उनका खुद का रूटीन है भाई। इसी तरह मार्केट्स का रूटीन है। अच्छा, मेरे पास काफी लोग आए, सर मैंने काश ना वो RVNL का शेयर खरीद लिया होता 100 रुपए में, आज 1000 रुपए हो गया। अबे तूने 100 में खरीदा था तो 120 में चला जाता, क्योंकि तेरे को आता ही नहीं है। राइट। जिसने खरीद के होल्ड करना था वो म्यूचुअल फंड वाला है, क्योंकि उसको पता है रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, मैनेजमेंट अच्छी है, ग्रोथ प्लान्स अच्छे हैं, तो वो जानता है ये सारी चीज। उसको नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, टाइम है। आज आप और मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे, 100 खरीदेंगे, 200, 500, 1000, 10 लाख डाल देंगे कंपनी में। वो डालता है 100 करोड़, 50 करोड़, तो वो मैनेजमेंट को कॉल पे लेता है कि भाई तू मेरे को बता, मैं तेरी कंपनी में 100 करोड़ डालने वाला हूं, तू मेरे को बता तेरे ग्रोथ प्लान्स क्या है, तो आगे कैसे बढ़ेगा। क्योंकि मैं तो फ्यूचर के बेसिस पे, आज तक का शेयर प्राइस तो आज तक तूने जो बना लिया उसका आज का शेयर प्राइस है। आज 100 रुपए में खरीद रहा हूँ, 1000 कैसे जाएगा, उसके लिए वो मैनेजमेंट से बात करता है। आप और मैं नहीं कर पाएंगे। पर वो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होगी? देखिए, स्कैम होते रहेंगे देश में, ये पार्ट ऑफ लाइफ है।
अभी भी हुआ, क्वांट म्यूचुअल फंड पे भी लगा, विच हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड इन आवर लास्ट 5 years. सबको तोड़ फोड़ के चला गया. कुछ हुआ क्या उसके बाद? कुछ नहीं हुआ. उसका NAV हार्डली 1% ड्रॉप हुआ और वापस नाउ इट इज द टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड. ये सिस्टम्स में ना हमारे को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं. अभी माधवी बूच पे कुछ एलिगेशन लग गए. कुछ हुआ क्या मार्केट को? मार्केट्स आर वेरी रेजिलिएंट नाउ. ये सबसे कोई क्या होगा, ज्यादा टर्मिनेट हो जाएगी, दूसरा आ जाएगा. कमी है क्या हमारे देश में अच्छे टैलेंट की? आ जाएगा कोई और बन के आ जाएगा सेबी चीफ. तो ये सारी चीजों को ना इंपैक्ट मत होने दो अपने आप को. और ये आप कब हो सकते हैं? व्हेन यू डिसएसोसिएट योरसेल्फ विद ऑल दीज थिंग्स. जस्ट आप इन्वेस्ट कर रहे हो. अच्छा, इसी में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. बार बार बोलते हैं कि हिडनबर्ग रिपोर्ट हमारी मार्केट को क्रैश करने के लिए निकाली जाती है. हाँ, इज इट ट्रू? देखिए, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जब कोई अंडरडॉग परफॉर्म करने लगता है ना, तो जो इन्होंने परफॉर्म कर लिया होता है, मतलब जो इंडियन entitled मार्केट हो जाता है. अंडरडॉग मार्केट बिल्कुल थी ना, बिल्कुल थी. आज तक किसी ने सोचा था कि इतना बड़ा 23,000 करोड़ महीने का उसको SIP का इन्फ्लो मिलेगा? ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था. आज मिल रहा है, बढ़िया से मिल रहा है. तो होता है फिर उनके काफी लोगों का पेट का हाजमा खराब होता है. तो हो रहा है कुछ लोगों के पेट का हाजमा खराब. कब कुछ घर वालों का भी हो रहा है कि भाई ऐसे कैसे देश बढ़ गया अचानक से. हमारे राज्य में तो इतना नहीं बढ़ रहा था, इनके राज्य में बढ़ गया. कुछ बाहर वालों का भी हो रहा है. तो सबके हाजमे खराब हो रहे हैं. ठीक है, वो आपकी वाली बात है कि 3 करोड़ इन्वेस्टर से 10 करोड़ इन्वेस्टर्स हो गए. सर अभी 50 होंगे. अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है भारत की मार्केट्स में. अभी तो आप देखो, इंडिया में 6,500 कंपनी लिस्टेड है. 12 करोड़ तो SMEs हैं इंडिया में. ये धीरे धीरे लिस्ट होंगी ना. अब साल में 250-300 लिस्टिंग होंगी. इस साल मेरे को लगता है टारगेट करीबन 200 लिस्टिंग का है. तो यानी ये कंपनीज मार्केट में आएंगी ना, इनमें परफॉर्मेंस आएगी, इनमें इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ये ग्रो करेंगी, तो हमारा मार्केट ही ग्रो करेगा. तो इंडियन मार्केट्स आर सेट फॉर नेक्स्ट 50 years. टिल द टाइम समथिंग वेरी बिग, कोई न्यूक्लियर वॉर हो गई, कुछ हो गया, तो वो आपके मेरे हाथ में नहीं है. पर एक अगर हम बेसिक तरीके से देखें, कंजम्पशन हमारे यहाँ अच्छी है, जनता हमारे यहाँ अच्छी है, मेहनती लोग हैं, लोग एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस कर रहे हैं. एक ये 3-4 ही चीजें चाहिए होती है देश को बढ़ाने के लिए. अभी लिस्टिंग की बात हो रही थी, तो मैं आपसे IPO क्या होता है और IPO में IPO कैसे लेते हैं? जो मतलब जिन लोगों को एकदम से पेटीएम आया था, जोमेटो आया, ये सारे, तो ये एक फैब हो जाता है एकदम से ना, IPO लॉन्च हो रहा है, IPO लॉन्च हो रहा है, IPO लॉन्च हो रहा है. तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो क्या होता है, कैसे लेते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको देयर इज अ वे ऑफ. यस, देखिए क्या मैं लोगों को कहता हूँ, तो मैं एंटरटेनमेंट चाहिए ना, तो जाके क्रिकेट मैच देख लो. ठीक है, सिनेमा देख लो. ये स्टॉक मार्केट में एंटरटेनमेंट मत लो यार. यहाँ ना पैसा लग रहा है तुम्हारा. राइट. देखो मैं कहता हूँ, निवेश के पैसे को बनिए की तरह देखो कि भाई मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए. वॉरेन बफे भी यही कहते हैं कि रूल नंबर 1 डोंट लूज योर मनी, रूल नंबर 2 डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1. ठीक है, लोग है ना मजे के लिए स्टॉक मार्केट में आते हैं. पैसे कमाने कोई नहीं आ रहा. सब बोलते हैं मेरे को पैसा कमाना, सब सिर्फ मजे के लिए आ रहे हैं. कोई उनका लॉजिक नहीं होता किसी भी निवेश के पहले. कोई रीजन पूछ लो तो टिप करिए, भाई किसी ने टिप दी है, पेटीएम देश का सबसे बड़ा, ये वो पढ़ो तो सही अंदर क्या कह रहे हो. दैट्स वेयर आई स्टार्टेड द पॉडकास्ट फ्रॉम. कि ये जो छोटे-छोटे एक्सपेंसेस है ना, जो आप बिना सोचे समझे डालते हो, हाँ, यही आपकी किस्ती डुबाते हैं लास्ट में. मैं आपको इसका भी एक नंबर दूंगा मजेदार. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, IPO. देखिए, IPO एक प्रोसेस है जहां पे कंपनी जनता के पास जाके बोलती है कि भाई मेरा एक बहुत अच्छा बिजनेस है एंड आई वांट यू टू पार्टिसिपेट. टिल दैट टाइम दे मस्ट हैव गॉन टू बैंकर्स. बैंकर्स के यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि आपको जब भी आप पैसा लेते हो तो आपको कोलैटरल देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, और वो पैसा टाइमली बेसिस पे वापस करना पड़ता है. इक्विटी का पैसा जब आप जनता का पैसा लेते हो तो नॉट नेसेसरली आपको वापस नहीं करना होता, कंपनी को ग्रो कराना होता है. और वो कंपनी पैसा लाइबिलिटी फ्री होता है, इंटरेस्ट फ्री होता है, तो कंपनी को थोड़ा सा सांस मिल जाती है कि वो बड़े प्लान को एग्जीक्यूट कर सकती है. आज अगर रिलायंस ने 10 साल तक जियो का फाइबर ले डाउन किया था, अगर वो सिर्फ उधार पे करती तो मारी जाती. इतना उधार ही नहीं मिलता उनको, पर मार्केट्स में थी, उन्होंने पैसा रेज किया, तो उस तरीके से उन्होंने ग्रो कर लिया. तो IPO हो गया जब आप जनता के पास गए फर्स्ट टाइम, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और आपने जनता से पैसा लिया, अपने शेयर्स दिए कंपनी के, उनको छोटा छोटा मालिकाना हक दे दिया. किसी के पास 10 शेयर है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 100 है, किसी के पास परसेंटेजेस में 1%, 2%, 3%. तो दिस इज व्हाट इज IPO. नाउ IPO लगेगा कि नहीं, देखिए मैं इसमें बहुत सिंपल हिंदी में समझा देता हूं कि जो अच्छा होता है वो मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा वो अच्छा नहीं होता. जो आपको एलोकेट हो जाएगा IPO वो डूबने वाला है, और जो एलोकेट नहीं होगा वो ऊपर जाने वाला है. तो आप क्यों पढ़ रहे हो इस गेम में? अच्छा, जो एलोकेट हो भी गया, आपने 2 लाख रुपए डाले होंगे, आपको 20,000 का एलोकेट होगा, वो डबल भी हो गया तो 30,000 40,000 ही हो जाएगा. उसके लिए क्यों अपना पैसा ब्लॉक करना, क्यों इतना रिस्क लेना? जब आ जाएगा मार्केट में तो खेल लेना, अगर आपको सही लगे तो. अच्छा, मतलब IPO मत. मैं तो कुछ नहीं. हाँ, विनेबल गेम ही नहीं है ना. आप समझो विनेबल गेम ही नहीं है, क्योंकि वो ओवर सब्सक्राइब हो रहा है. हाँ. तो आपको तो एलोकेट ही नहीं होगा. अगर हाँ, उस कंपनी को रिटेल पोर्शन, देखिए वो लेके आती है 6,000 करोड़ का IPO, रिटेल का पोर्शन होता है 600 करोड़ का. अब 600 करोड़ के पीछे क्या 2 करोड़ बंदर घूम रहे हैं कि मेरे को भी मिल जाए, मेरे को भी मिल जाए.
तो किसको कितना मिलेगा आप देख लो, अपने हिसाब से देख लो। और उसमें ये भी नहीं पता कि उसके बाद वो ऊपर जाएगा कि नीचे नीचे जाएगा, कुछ होगा क्या नहीं होगा। आपने देख लिया पेटीएम 2150 में सबको मिल गया, राइट। खुला 1850 में, आज 500 है। आज 500। सब सर पकड़ के बैठे, बड़े खुश थे उस टाइम की पेटीएम मिल गया, पेटीएम मिल गया। ले लो, जितना पेटीएम का कैशबैक बचाया था सारा दे दिया उसको वापस तुमने एक ही बार में। यही होता ना, सबको कैशबैक मिल रहा था पिछले 10 साल से, हाँ। तो पेटीएम ने एक बार में वसूल लिया तुमसे। एक बार में सारा लपेट लिया उन्होंने। सारा लपेट लिया, जितना कैशबैक दिया था आज तक का, सारे इन्वेस्टर्स का ले लिया उससे। बोला ठीक है यार, हम एक ही बार लेंगे तुमसे, तब तक तुम मजे करते रहो। इन्हें तूने 200 का कैशबैक लिया था ये ना चूहे और शेर की मेंटालिटी होती है। हम Right. चूहे की तरह सोचते हैं, वो शेर की तरह वो सोचते शेर हैं। की तरह सोचते हैं। तो बस ये फर्क है। तो आईपीओ अगेन, पता है बहुत सारे लोग हैं ना आज बोलेंगे सर आप ये भी मना कर रहे हो, ये भी मना कर रहे हो। मैं मना कर रहा हूं। आई एम वेरी क्लियर, दिस इज व्हाट हैज गॉट मी हियर। दीज आर ऑल डिस्ट्रैक्शंस। आप स्टडी कर सकते हो, आईपीओ में 650 पेज का डीआरएचपी होता है, क्या होता है ड्राफ्ट वो? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग का मतलब होता है रिस्क। उसमें कंपनी बताती है कि मैं कौन से सर्कमस्टेंसेस में खत्म हो सकता हूं। आप पढ़ो, आपको बड़ा मजा आएगा। किसी दिन किसी भी कंपनी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस उठा के पढ़ लो, 650 पेज का होता है। किसी हर ने पढ़ा है कंपनी इसका? का? हर कंपनी कंपलसरी है, उसके बिना तो आईपीओ नहीं आएगा। अच्छा। उसकी कुंडली होती है, जब से पैदा हुई है तब से अब तक कितने केस चल रहे हैं प्रमोटर के अगेंस्ट, कितने केस चल रहे हैं कंपनी के अगेंस्ट, बैलेंस शीट क्या कहती है, कितनी सब्सिडरी कंपनी है, प्रमोटर का सैलरी कितना है, कितना किसका स्टेक है। अभी ये ओला इलेक्ट्रिक का आया, हाँ। तो उसमें कंपनी कर रही है 700 करोड़ का लॉस और सेठ जी की तनख्वाह है 9 करोड़। अब ये कोई देखता है क्या? तो 100% सर्च भी हो गया। वो देखो, वो तो मार्केट्स है, इलॉजिकल। अभी जैसे ही मार्केट का रिजल्ट आ गया, उन्होंने इस क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश किया, डाम नीचे। अब देखो कैसे नीचे जाता है, मस्त। सी ऑल दीज थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। अगेन, डोंट एक्ट ऑन थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल। आपको स्ट्रेस आएगा। एक्ट ऑन थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल, तो स्ट्रेस नहीं आएगा। नहीं आएगा। अब इन्वेस्टमेंट इतना ईजी है, इतना सरल है, जैसे मैं बता रहा हूं। एक बार वो बिल गेट्स और वॉरेन बफे की बात हुई, तो बिल गेट्स ने बोला यार ये तेरा सिस्टम बड़ा सिंपल है यार पैसे बनाने का, अच्छी कंपनी पकड़ो, उस पर लगे रहो लगे रहो लगे रहो, तो बाकी क्यों नहीं कर पाते? बोलते कि सबको कल अमीर बनना है। मैं तो अमीर ही 60 साल के बाद बना, 11 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 60 के बाद सुपर रिच बन गया। कंपाउंडिंग काम कर गई। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। मेरे पास जो आज कॉर्पस है, आज मैं अगर ऐसे ही छोड़ दूं और वो सिर्फ 12% पे कंपाउंड और मैं 90 साल तक जी जाऊं, मेरे पास 1,500 करोड़ होंगे। ओ भाई साहब। अब मैं बोलूं किसी को तो बोलेगा यार फ्रॉड मारता है, मजाक करता है, मस्ती करता है, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यही तो जानना चाह रहे हैं ना हम। यही तो यहाँ पे जो सवाल है, ये वही सवाल आता है कि अब हम, अभी जो हम क्वेश्चन था मेरा, दैट 30 से 40 साल वाला, ये 1,500 करोड़ कैसे बनेंगे, ये बताओ। कंपाउंडिंग समझा दो क्या होती है। देखिए कंपाउंडिंग कैसे होती है, मैं आपको समझाता हूँ। आपने 1 रुपए डाला, हाँ। 10 साल वो कंपाउंड हुआ 26% पे, तो कितना हो गया? 10 रुपए हो गया। 26%। एफडी कितना देता? 7%। 7%। ठीक है, एफडी के हिसाब से ये कंपाउंड होकर 2 रुपए होता। ओके। 1 का 2 होता वर्सेस 1 का 10 हो गया। राइट। ठीक है, अब वो 2 का एफडी फिर से अगले 10 साल बाद 2 का 4 होता। ये 10 का 20 नहीं होता, ये 10 का 100 हो जाता। ठीक है, अब 30 साल बाद वो कंपाउंडिंग एफडी की 4 की 8 होती, हाँ। और ये 100 का 1000 हो जाता। हो जाएगा। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडिंग। एक और एग्जांपल देता हूं। 2 दोस्त हैं, हाँ। दोनों ने बोला कि अपन आज 20 साल के हैं हाँ। और अपन 60 साल पे रिटायर मारेंगे। ठीक है। दोनों ने तय कर लिया। एक दोस्त था, उसने बोला आज से इन्वेस्ट करते हैं, तो उसने 10-10 हजार रुपया हर महीना डाला 10 साल के लिए। उसके बाद बोला यार मैंने तो लाइफ में मस्ती नहीं करी यार, ये क्या नौटंकी है, मैं तो पैसे डालते रह गया। उसने बोला आज के बाद पैसे नहीं डालूंगा मैं, डन। तो उसने वहां पे दुकान बंद कर दी। पहला दोस्त था, उसने पहले बोला मैं मस्ती करूंगा, उसके बाद इन्वेस्ट करूंगा। जब वो 30 साल का हुआ तो उसने देखा यार मेरे पास तो कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो अब मैं डबल इन्वेस्ट करूंगा, 20,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, अगले 30 साल के लिए हर महीने करूंगा। तो जो दूसरा दोस्त है उसके पास बने 40वें साल के 12% कंपाउंडिंग पे बेसिक, करीबन 6.5 करोड़ रुपए। पहले दोस्त के पास बने 9.5 करोड़ रुपए। ही इन्वेस्टेड फॉर लेसर टाइम, ही इन्वेस्टेड लेसर अमाउंट, द ओनली थिंग इज इन्वेस्टेड अर्ली। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है कि आप जितना जल्दी कर लो और जितना आप उसको देर तक करो उतना आपको ज्यादा पैसा टाइम है ना, मतलब जल्दी का तो कोई लॉजिक नहीं है ना आपका, वो टाइम है, नंबर ऑफ इयर्स। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एग्जैक्टली वांट टू नो, कि आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लिया, आपने सैलरी भी बना ली, आपने अपना बिजनेस भी बिल्ड कर लिया, आप पैसा भी कमाने लग गए। अब 30 की उम्र में अब कैसे करना, कैसे? चलो कंपाउंडिंग एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो होगा, बट उस कंपाउंडिंग को अपने अपने पैसे को उसको कंपाउंड करने के लिए शुरू कैसे करना है? देखिए पहले ना आप अपना गोल बनाओ। गोल सेट कर लिया। गोल
राइट हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं कि मैं गाड़ी मैनिफेस्ट करूंगा, मेरे को रोल्स रॉयस चाहिए या फिर हमर चाहिए, पमर चाहिए, जो चाहिए आपको आप लिख लो, मेरे को 10 साल बाद चाहिए, ठीक है। ये तो यूजलेस गोल्स मत बनाओ, मेरे को रोल्स रॉयस 2 साल में चाहिए, वो कोई अचीव ही नहीं होगी, फिर बेकार में आप स्ट्रेस में रहोगे। आप बोलो ठीक है यार मेरे को रोल्स रॉयस 10 साल बाद चाहिए, तो मेरे को 5 करोड़ रुपए चाहिए उस टाइम पे डाउन पेमेंट करने के लिए, 2-3 करोड़ का लोन ले लूंगा, तो 5 करोड़ के हिसाब से अपना बैकवर्किंग करो कि सालाना अगर मैं 12% 14% बनाना चाहता हूं तो मेरा एलोकेशन क्या होगा, मैं कितना स्मॉल कैप में डालूं, कितना मिड कैप में डालूं, कितना लार्ज कैप में डालूं, कितना पैसिव में डालूं, कितना गोल्ड में डाल दूं। अच्छा शॉक प्रूफ होना है तो मैं 10-15% डेट में भी डाल देता हूं ताकि शॉक आए तो थोड़ा सा एकदम ही गिर ना जाए। राइट। तो ये आपने शॉक रेजिस्टेंस लगा दिए, तो ऐसे प्लान कर लो, आपका 10 साल का गोल बन जाएगा, उसके हिसाब से मंथली इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, करते रहो चुपचाप 10वें साल देख लेना। अब क्या होगा, मार्केट आपके हाथ में नहीं है, हो सकता है 10 साल वाला गोल, जैसे मैं 40 पे रिटायर होना चाहता, मैं 38 पे हो गया क्योंकि मार्केट्स डिड वेल, नॉट बिकॉज आई वॉज मोर इंटेलिजेंट। मैं समझदार थोड़ी था, वो तो मार्केट अच्छी निकल गई। अगर मैं समझदार, मार्केट अच्छी नहीं निकलती तो मैं 40 की जगह 42 पे रिटायर हो जाता, इतना ही फर्क पड़ता, उससे ज्यादा फर्क नहीं था क्योंकि मैं इन्वेस्ट बहुत टाइम से कर रहा हूं। तो आपने गोल सेट कर लिया, उसके हिसाब से अपना पाथ सेट कर लिया। अब आप यहां से समझो, आप गुड़गांव रहते हो, आप जयपुर जाना चाहते हो, आपने जयपुर डाल दिया अपनी लोकेशन पे, अब वो कह रहा है 4 घंटे 40 मिनट, तो आप निकल गए 4 घंटा 40 मिनट समझ के। अब बाय चांस बीच में एक्सीडेंट हो गया तो 5 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि जब जयपुर पहुंचोगे ही नहीं, पर लेट पहुंच जाओगे, 5 घंटे 40 मिनट पे पहुंच जाओगे, 6 घंटे 40 मिनट पे पहुंच जाओगे। और अगर रोड एकदम ही स्मूथ हो सकता है 4 घंटे 40 मिनट की जगह 4 घंटे पे पहुंच जाओगे। यही होगा एग्जैक्टली सेम इन्वेस्टमेंट से। You have to enter your current location, you have to enter your goal, and you have to select the path. It will give you 2-3 paths. Select the one which you feel is the easiest for you. It's the easiest. आपके हिसाब से कौन सा इजीएस्ट वे? सर देखो मेरे हिसाब से तो easiest है कि दूर हो जाओ इन्वेस्टमेंट से, दूर हो जाओ नॉइज से। ये बहुत नॉइजी इंडस्ट्री है, इतने एनालिस्ट बैठे हैं, इतनी कंपनीज हैं, इतने म्यूचुअल फंड्स हैं, आप इस नॉइज में पागल हो जाओगे। बट फ्यूचर कैसे सिक्योर करेंगे? कहीं से तो म्यूचुअल फ्यूचर फंड्स सिक्योर बना लो करना। बस म्यूचुअल फंड्स मैं तो वही किया, मैं माय 100% एसेट एलोकेशन इज म्यूचुअल फंड्स। आई डोंट नो, मैं देखिए मेरे फादर काफी टाइम से स्टॉक्स करते हैं, तो जब मैं थोड़ा छोटा था, मतलब some 7-8 years back, he took some of my money and invested in some stocks. Most of them have done डब्बा। मैं तो मेरे पापा को कहता हूँ, पापा आप में एक यूनिक क्वालिटी है कि आप जो स्टॉक लेते हो नीचे चला जाता है। तो मतलब आगे से जो आप लोगे ना मैं बेच दूंगा, उसको शॉर्ट कर दूंगा, तो हो जाता है। देखो ऐसा नहीं है, मैं कुछ अच्छे भी गए हैं, कुछ खराब भी गए हैं, बट माय म्यूचुअल फंड्स हैव परफॉर्म्ड फार बेटर देन माय फादर एंड माय ओन पोर्टफोलियो विदाउट पुटिंग एनी माइंड। बस डाल दिया। देखिए अगर आपके पास समय बच गया, आप ये हेडेक से बाहर हो गए, मैं आपको बता नहीं सकता ये कितना बड़ा हेडेक है। हमें आपको अभी लग रहा है यार ये शायद नहीं, संजय जी नहीं यार ये मजा नहीं आ रहा, दिस इज नॉट द डिजायर्ड आंसर, बट दिस इज नॉट द डिजायर्ड आंसर बिकॉज यू वांट टू नो वेयर हाउ आई बिल्ड माय वेल्थ। तो मैं वही बता रहा हूं जैसे मैंने किया है, इट इज नॉट द डिजायर्ड आंसर। अब आप एक बार क्या हुआ, कोबे ब्रायंट नाम सुना होगा आपने? यस। तो कोबे ब्रायंट नंबर 1 बास्केटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड आई जस्ट लव हिम, मतलब ही इज नो मोर ड्यू टू दैट क्रैश। तो एक बार एक पत्रकार ने उसको पूछा, जर्नलिस्ट ने पूछा कि आई वांट टू सी योर रूटीन, प्रैक्टिस रूटीन। तो साला क्या करता होगा यार प्रैक्टिस में, तो उसका प्रैक्टिस रूटीन वाज वेरी फेमस। ही यूज्ड टू, वो कहते थे जब वो प्रैक्टिस खत्म करके आता था तो बाकी लोग जाते थे, मतलब इतना उसका एथिक जबरदस्त था। तो आजा सुबह 3-4 बजे आ गया वो। अब ये वहां पे टक 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 कर रहा है, भाग रहा है, वर्कआउट कर रहा है, बेंच प्रेस कर रहा है, ये सब कर रहा है, जो भी कर रहा है। एक भी स्लैम डंक नहीं किया उसने, एक भी प्रैक्टिस में स्लैम डंक नहीं किया उसने। दैट्स व्हाट ही वाज फेमस फॉर। ठीक है, तो ये बड़ा नाराज हो गया पत्रकार, बोला यार ये क्या नौटंकी, सुबह 4 बजे उठा दिया, मैं तो सोचा तू उड़ेगा, मैं तेरे फोटोज लूंगा, शॉट्स लूंगा और मैं डालूंगा BTS। तो बोलता है यही मेरी प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस करता हूं तो वहां सब ठीक हो जाता है। मैं ये प्रैक्टिस नहीं करता शॉट कैसे मारना है, मैं अपने बेसिक्स ठीक करता हूं। मेरी रनिंग ठीक होनी चाहिए, मेरी स्ट्रेंथ ठीक होनी चाहिए, मेरा कोर ठीक होना चाहिए। जब गेम मैच में जाऊंगा तो वहां अपने आप उसका फायदा मिल जाता है। एंड सेम इज इन्वेस्टमेंट अगेन, स्टिक टू द बेसिक्स, इन्वेस्ट एवरी मंथ, take some portion out of your capital, stay disciplined, stay invested, that's it, you'll make money. I don't have any other magic pill to say कि यार तुम ऐसे करोगे तो कल के कल डबल हो जाएगा, 4 गुना। कंसिस्टेंटली आप एक अमाउंट पकड़ लो जो आपके, और उसको ग्रो करते रहो जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो होगी। फोकस ये करो, आपकी इनकम अगर 20% ग्रो होगी तो आपका कॉर्पस भी बढ़ जाएगा ना। राइट। आप आज अगर समझो 50,000 रुपए महीने पर और आपने तय कर लिया मैं 20% इन्वेस्ट करूंगा, तो आप 10,000 इन्वेस्ट करोगे। राइट। सडनली आपने अपने ऊपर निवेश अच्छा कर लिया, आपकी तनख्वाह अगले साल 2 लाख हो गई, तो 2 लाख का वो कितना हो जाएगा, 10%, सॉरी 20%, 20%। तो 2 लाख का 20% 40,000 हो जाएगा। तो पिछले साल तक आप 10,000 महीने की SIP करते थे, अब 40,000 की SIP करोगे।
तो आपका कॉर्पस बढ़ गया, आपका पोटेंशियल जो गोल था वो प्रीपोन हो जाएगा बिकॉज आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है. राइट. दैट्स इट. एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं फॉर वेरी सिंपल. अगर एक आज 22-23 साल के आदमी को 30 साल की उम्र में 1 से 2 करोड़ रुपए या एक फर्स्ट करोड़ वाला जो एक सेगमेंट होता है, जैसे मिलियनर वाला एक सेगमेंट होता है, तो उसको कितना इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए, एक रफ अमाउंट? देखिए 15-15-15 का रूल होता है. अच्छा, ठीक है. कि 15,000 महीना अगर आप 15 साल के लिए डालोगे, 15% पे वो कंपाउंड करके आपको 1 करोड़ दे जाएगा. ओके. 15,000 महीना हाँ. फॉर 15 years at 15% compounding will give you first 1 crore. ओके. देखिए वो बड़ा अच्छा बोला था, चार्ली मंगर ने बोला था शायद कि the first $100,000 is a bitch. ये उसका स्टेटमेंट है, मतलब वेरी हार्श स्टेटमेंट था, क्योंकि वो कहते हैं कि यहीं पे बैंड बजती है और इसको करने के लिए जो करना है करो, कम खर्चा करना है, जो करना है करो, अपने आप को स्क्वीज कर दो. ये पहले 100,000, हमारे केस में पहला 1 करोड़, कि पहले 1 करोड़ के लिए आपको बहुत मुशक्कत लगेगी. मेरा भी पहला 1 करोड़ ऐसा नहीं 2 साल में आ गया था. माई फर्स्ट करोड़ वॉज आई थिंक आफ्टर, जबकि मेरी सैलरी इतनी अच्छी थी, मैं अच्छा प्रोफेशनल था, आई थिंक आई हिट माई फर्स्ट 1 करोड़ 8-9 years later, 9-10 years later. जबकि मेरी इन्वेस्टमेंट 15,000 से कहीं ज्यादा थी. राइट. टाइम लग जाता है. उसके बाद जो मजा आता है, ओ हो, उसके बाद हर दूसरे तीसरे साल आपका करोड़ बढ़ चुका होता है. पावर ऑफ कंपाउंडिंग. पावर ऑफ कंपाउंडिंग. तो अगर आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए 15-15-15 को ध्यान में रखो. अब अगर आपने ये डबल कर दिया तो वहां हाफ हो जाएगा. राइट. अगर आपने इन्वेस्टमेंट डबल कर दी तो वो 30,000 कर दी, तो 30,000 कर दी, 40,000 कर दी, तो वो 15 साल की जगह 10 साल, 9 साल, 8 साल, 7 साल ऐसे हो जाएगा. जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट का क्वांटम बढ़ाओगे आपका काम मजेदार हो जाएगा. आपको मैं एक मैथ बताता हूँ. 10,000 रुपए महीना डाला, नो एस्केलेशन, 12%, 20 years 1 crore. राइट. अच्छा, ठीक है. 20 years 1 crore. 10,000 डाला, 10% एस्केलेशन, 16 years 1 crore, 20 years 2 crores. यानी पहले 16 साल में 1 करोड़, अगले 4 साल में 1 करोड़, एंड 26 years में 5 crores. पहला 1 करोड़ आने को 16 साल, अगला 1 करोड़ आने को 4 साल, और अगला 3 करोड़ आने को 6 साल. कंपाउंडिंग. बट नोबडी वांट्स टू वेट ना. सबको ओवरनाइट रिच बनना है. फिर मेरे को मैसेज आते हैं, सर मैं बहुत डेट में आ गया, मैंने FNO कर दिया, मैंने ऑप्शन खरीद लिए, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, अब मैं इससे बाहर कैसे आऊं? वन बैड फाइनेंशियल डिसीजन कैन पुश यू बैक 20 years इन योर लाइफ. फिर आप रेस से माइनस में आ जाते हो और अपने बच्चों को भी फिर माइनस ही पकड़ा के जाते हो. फिर वो आपको गालियां देते हैं, यार क्या कर दिया. फिर आप ब्लैक होल में चले जाते हो. फिर आप रिकवर नहीं कर सकते. यू कांट रिकवर फ्रॉम दीज थिंग्स. अच्छा, ठीक है. अच्छा, मुझे बात बताओ. मैंने आज SIP में इन्वेस्ट कर दिया, जो भी 10,000 रुपए कर दिए महीने के, ठीक है. 3 साल 4 साल बाद मेरे को कुछ इमरजेंसी पड़ गई. अब क्या मैं एकदम स्पॉन्टेनियसली विड्रॉ कर सकता हूँ? एक मैं ना थोड़ा इसको आंसर को थोड़ा अगेन थीसिस लेवल पे बताता हूँ. हाँ, ठीक है. एक है ना फ्रेमवर्क है मेरा, विच इज कॉल्ड BEII. ओके. बजटिंग, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट. अच्छा, ठीक है. स्टेप 1 इज बजटिंग. जैसे पहला क्वेश्चन इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन के स्टेटमेंट से स्टार्ट किया था, वो बहुत परफेक्ट स्टेटमेंट है. क्या होता है कि हमें ना बजट नहीं पता. आज मैं आप सबसे कमरे में हम काफी लोग बैठे, आप मुझे बताओ आपका मंथली खर्चा कितना, आपको पता है किसी को? एग्जैक्ट. मैं नहीं कह रहा टू द डॉट, एग्जैक्ट मतलब विद 3-4%, 5% एरर. अब अगर हम किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे? लाइक मंथली खर्चा करते हो, खर्चा. एवरीथिंग दैट इज फिक्स्ड वेरिएबल सब कुछ. हाँ, होगा 80-90 हजार रुपए. 80-90 हजार. अब इसके कंपोनेंट्स आपको पता नहीं होंगे. कंपोनेंट्स कितना मेजर कंपोनेंट्स पता होंगे. मेजर कंपोनेंट्स ठीक पता है, है. ABC एनालिसिस करेंगे. मिसलेनियस. मिसलेनियस नहीं पता. हाँ, अब वो मिसलेनियस जो है ना, वही आपको खत्म कर रहा है, जो आपने बात बोली. एग्जैक्टली. आपके पास आप दिन में 10 सिगरेट फूकते हो. हाँ. 15 रुपए की एक सिगरेट है, 150 रुपए दिन का हो गया, 4,500 रुपए महीने का हो गया, 54,000 रुपए साल का हो गया. ये तो फूक दिया ना आपने. चलो आपको फूकने का मन करा था, आप आधे का फूक लेते. मेरे पास लोग आते बोलते सर हम लोग ट्रैवल करना चाहते, ट्रैवल नहीं कर पाते. फिर मैं देखता हूँ वो 15 सिगरेट पार रहे दिन की. मतलब यार देख, तू योर विजन एंड हाउ योर मनी इज इन्वेस्ट बजटेड शुड बी सेम ना. आप बोलते हो मेरे को एक लड़का मिला मेरे को 22 साल का, उसका एनफील्ड थी. तो बोलते सर मेरे को खरीदनी एनफील्ड थी, तो मैंने बहुत सारी चीजें नहीं करी. मैंने OTT नहीं देखता, मैंने OTT के सब्सक्रिप्शंस नहीं लिए हुए, मैं पैसे वेस्ट नहीं करता सर. ये छोटे छोटे खर्चे नहीं पता चलते. तो मैंने अपनी एनफील्ड ले ली. मैं आज जो चीज मुझे चाहिए थी वो ले ली मैंने. मेरे को एनफील्ड में मजा आ रहा था. तो एक 20,000 वाला इतनी संतुष्ट जीवन जी रहा है, और यहाँ लाख रुपए वाले गधे जो हैं वो सोच रहे हैं कि यार मैं कैसे, आई एम सॉरी, मतलब आई एम जस्ट बीइंग हार्श, बट दैट्स अ फैक्ट. मेरे को बुरा लगता है छोटी खुशियों के पीछे just coming out कि you are making good money, but just because you are not conscious about where you are spending your money,
टुडे पीपल आर स्पेंडिंग, एक वो मशकत ने 9.5 लाख रुपए की कॉफी मंगा ली स्टारबक्स से, उसकी मार्केटिंग हो रही है यार. हाँ जस्ट इमेजिन मशकत जो भी था, वो जोमेटो का कुछ ऐड था. मैंने भी देखा ये. मतलब जस्ट इमेजिन हाउ हॉरेंडस यार. अब नाउ वी डोंट हैव अ कॉन्टेक्स्ट, मे बी शी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए मंगा रही है. राइट. बट अब बच्चों को क्या लगा, वाह यार अपने को इतनी कॉफी पीनी चाहिए, अब वो स्टारबक्स की कॉफी मंगाने लग जाएंगे. और स्टारबक्स का जो सेट है, सीईओ बना है, अब उसके लिए 1600 किलोमीटर के लिए प्राइवेट जेट जा रहा है. तो उसकी फंडिंग कौन कर रहा है? आप और मैं ही कर रहे हैं ना. आज ही पढ़ रहे थे हम लोग ही. तो पॉइंट क्या है कि आप ये मिसलेनियस जो छोटे छोटे एक्सपेंस करते हो, अगर उसको भी बचाने लग गए, कॉन्शियस हो गए. मैं कह रहा हूं बचाओ भी मत, कॉन्शियस तो हो जाओ. कॉन्शियस हो जाओ. मैं पूछूं तो बता तो दो कि भाई मैं 2000 रुपए महीना बेकार हो रहा है सर मेरा, मैं नहीं पीता, चलो आधी सिगरेट पी लेता हूं, आधे पैसे से मैं ऋषिकेश चला जाऊंगा, चलो घूम भी लूंगा. नहीं जी, वहां कॉन्शियसनेस नहीं है. गोल है कि मेरे को ट्रैवल करना है, पैसे बचते नहीं है, आप अनहैप्पी जिंदगी जीते हो, फिर ज्यादा सिगरेट फूकते हो. ये तो साइकिल हो गया ना आपका. सो गेट योर कॉन्शियसनेस, दैट्स स्टेप नंबर 1. करंट लोकेशन जीपीएस में, हमारे केस में तो गूगल से पकड़ लेता है, हमारे पर्सनल केस में तो हमारे को देनी पड़ेगी ना करंट लोकेशन. व्हाट इज आवर बजट? सेकंड इज योर इमरजेंसी फंड, जो आपने इमरजेंसी की बात की. इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर इमरजेंसी फंड. ये सबसे बड़ी गलती है. इमरजेंसी फंड इज इमरजेंसी फंड, सेपरेट होना चाहिए. तो अगर मैं आज 20,000 रुपए कमाता हूं तो मुझे कुछ पोर्शन धीरे धीरे अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है. अब आप बोलोगे कितना होना चाहिए? दैट शुड बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन. उस डिपेंड करता है आप सेस्ना हो, A320 हो, A380 हो. इसका मतलब ये हो गया, जो सेस्ना होता है छोटा प्लेन होता है, उसको ज्यादा बड़ा रनवे नहीं चाहिए होता. तो अगर आप एक सिंगल व्यक्ति हो, आप पे लोड नहीं है, तो आप अपनी सैलरी का 6 गुना भी रखोगे तो बहुत है. सॉरी एक्सपेंसेस का 6 गुना रखोगे तो बहुत है. तो आप समझो 30,000 की सैलरी है, 15,000 के खर्चे, तो 90,000 का भी पैसा होगा आपके पास, तो आप सेफ रहोगे. इमरजेंसी में आपको पिटाई नहीं होगी आपकी. अब ये पैसा इन्वेस्ट कहां करूं, अगला क्वेश्चन होगा. कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, चुपचाप एफडी में रख दो. अच्छा, ये एफडी में. हाँ, बिकॉज इस पैसे का गोल ग्रो करना नहीं है, इस पैसे का गोल सेफगार्ड करना है. तो मुझे कल सुबह अगर पैसा चाहिए तो एफडी से मिल जाता है. तो कोई अबव एवरेज रिटर्न्स कमाने की इसमें मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है ही इमरजेंसी फंड. आपको क्या लगता है मेरे पास एफडी नहीं है? मेरे पास भी एफडी है, पर उतनी ही है जितनी मेरे इमरजेंसी फंड के रिक्वायरमेंट. आप A320 आप शादीशुदा हो तो आप 6 की जगह 9 महीने रख लो. आप बच्चे वाले हो तो 12-15 महीने का रख लो, वो हो गया 380. तो जितना बड़ी फैमिली हो, जितना ज्यादा लोड है, उतना ज्यादा आपके पास इमरजेंसी फंड का एक स्कोप होना चाहिए. तो ये आपने अपना मतलब बी हो गया, ई हो गया, आई इंश्योरेंस. सर्कल को विपदा आ गई, हेल्थ खराब हो गई, तो इंश्योरेंस है ना भाई. पहले नहीं मिलती थी इतनी हाईली कवर्ड इंश्योरेंस. अच्छा, इंश्योरेंस लोग कैसे खरीदेंगे? जितनी लाइफ इंश्योरेंस है वो यूलिप खरीदेंगे. क्यों? क्योंकि यूलिप वाला चिपका के चला जाता, सर अब देखो आपने तो बचना ही है, 40 साल में आप थोड़ी मरने वाले हो, तो जितना पैसा डालो उतना मिल जाएगा. आप सोचते हो वाह यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को जो मिल जाएगा. आप उसका रिटर्न्स देखोगे, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखोगे, और उस पैसे को अगर आप एमएफ में डाल के देखोगे तो रो पड़ोगे. मैंने एक इंश्योरेंस एडवाइजर से मिला, तो मैंने बोला कि यार तुम तो जाके संडे को सबको काटते हो बैठ के, है ना, वो आते ना एक अंकल घर पे संडे को. तो मला क्या ऐसी चीज है जब कोई तुमसे पूछे तो तुम कहते हो यार ये इंश्योरेंस नहीं खरीदेगा. तो बोलते अगर हमसे कोई कस्टमर IRR पूछ ले ना, तो हम उसी समय पीती हुई चाय छोड़ के निकल जाते हैं. IRR क्या होता है? IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. आपके फंड्स का कितना रिटर्न बनेगा. म्यूचुअल ये जो आपके इंश्योरेंसेस होते हैं उनके रिटर्न्स तो 5-6% होते हैं, जो यूलिप फंड्स होते हैं. तो अभी निखिल कामत ने भी पीछे एक स्टेटमेंट दिया कि आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को सेपरेट रखना चाहिए. अभी 2-4 दिन पहले की बात है. तो थर्ड हो गया इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस लाइफ में लो अपनी तनख्वाह का 20 गुना. ओके. तो अगर आपकी तनख्वाह साल की 5 लाख है तो करोड़ रुपए की इंश्योरेंस ले लो, ठीक है. और आपकी हेल्थ में ये 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख का हीरो मत बनो, मिनिमम 10 लाख रुपए की आप हेल्थ इंश्योरेंस लो मिनिमम. नहीं तो क्या है, लोग सिर्फ खाना पूर्ति के लिए 80C में डालने के लिए कर देते हैं. ऐसे मत करो. हेल्थ का पता नहीं, हेल्थ कॉस्ट हैव रिजन बाय मोर देन 14% ओवर द लास्ट 5 to 6 years. तो इसको मत खेलो, एक अच्छी इंश्योरेंस ले लो, थोड़ा ज्यादा पैसा वहां दे दो. एक मेरा तो मानना है कम से कम 1 करोड़ रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए. 1 करोड़ तो चलो बहुत स्टीप हो जाएगा, बट एटलीस्ट फ्यूचर मैं तो कहता हूँ 10 लाख मिनिमम. 10 लाख होना चाहिए. कोई भी बड़ा सर्जरी हो गया तो वो 10 लाख तो समेट जाता है मिनिमम. हाँ, 10 लाख रुपए में सर्जरी हो रही है आजकल. हाँ, मतलब जैसे हार्ट सर्जरी है आपकी 6-7 लाख 8 लाख लग जाते हैं उसमें, कोई भी उसके ऊपर ओवरहेड एक्सपेंसेस भी हैं. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 10 लाख मिनिमम. फिर आपके वो जुड़ते रहते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट अ 22-23 year old गाय. बड़ी जैसे मेरा खुद का 50 lakhs का है, मेरा लाइफ इंश्योरेंस 6 crores का है. तो अब वो करा हुआ है. अब क्या हो गया, मैं ना कंप्लीटली सेफ गार्ड हो गया. आई नो व्हाट आई एम स्पेंडिंग, आई हैव एन इमरजेंसी फंड एंड आई एम इंश्योर्ड. अब खेल खुल के जो करना करो. अब क्यों इन्वेस्टमेंट को इमरजेंसी में डालना? सब कुछ क्लियर कर लिया ना आपने. हर बकेट के लिए आपने वो डाल दी, गुल्लक डाल दी. फाइनेंशियली यू कैन स्लीप वेल यस एवरी नाइट. यस. सो तो ये वही हो गया कि 30 to 40 के बीच में जो आपने सारी बातें बताई, हाँ, कि इस तरीके से प्लान कर लो. बिल्कुल. उसके बाद 40 से रिटायरमेंट तक हाँ, आप
सेफ हो। बिल्कुल, आप हमेशा ही सेफ हो। अब आपको बॉस नाराज कर रहा है, मुंह पे मारो, सर थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर नॉट वर्किंग विद यू, और नॉट प्लेजर वर्किंग विद यू, चल निकल यहां से। क्यों? आपके पास पीछे है 10 महीने 12 महीने का बैकअप है। तो अब आप सोचोगे कुछ नया करोगे। अच्छा, लोग फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, उसके बाद लोगों को पता ही नहीं करना क्या है। फ्री हो गए, अब सुबह उठ रहे हो 8 बजे उठ रहे हो, क्या करना है? तो फाइंड योर पैशन, व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। यू कुड बी सोशल वर्क हो सकता है, इट कुड बी, जैसे मेरे लिए टीचिंग था तो मेरे को टीचिंग परस्यू करना था। मैं कॉर्पोरेट में टीचिंग नहीं कर पा रहा था तो मेरे को टीचिंग करना था, मैं टीचिंग पे आ गया। यार मेरे को यही आपसे एक सवाल पूछना था कि आप 38 में रिटायर हुए, आपने SIP किया हुआ है, मेजरली म्यूचुअल्स किया हुआ है, आपको क्या रिटर्न आता है और आप उसे विड्रॉ करते हो मंथली? नहीं, मैं विड्रॉ नहीं करता, मैं तो अभी भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो फिर घर चलाना है जिसको, उसको पैसा, फिजिकल पैसा तो चाहिए ही ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए, 2 तरीके के लोग हैं। मैं फाइनेंशियली फ्री हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी एक्टिव इनकम बंद कर दी। मैं नौकरी नहीं कर रहा। अगर आज मुझे मन करता है मैं 2 महीने नहीं काम करना चाहता, दैट इज माई लग्जरी, ओके, राइट, माई पर्सनल लग्जरी। हाँ ठीक है। पर मेरी एक्टिव इनकम है, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, मैं बहुत सारे बिजनेसेस को कंसल्ट करता हूँ, मैं फाइनेंस के लेक्चर्स लेता हूँ, मैं अपीयरेंसेस करता हूँ, वो सब करता हूँ, तो मेरे को पैसे बनते हैं, राइट। और वहां से मेरे को पैसे बनते हैं, इसलिए मेरे को अभी SIP भी, वो जिसे हम SWP कहते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल कहते हैं, Yes. वो करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पर अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल कुछ भी नहीं करना चाहता और उसके पास एक कॉर्पस बन गया है, तो उस कॉर्पस का 4% पर एनम वो आराम से विड्रॉ करे, वो जिंदगी भर कॉर्पस खत्म नहीं होगा। बट ये SWP एक बार ना अच्छे से एक्सप्लेन करो, मैं क्योंकि ना बहुत लोगों के माइंड में एक डाउट होता है कि यार मैंने 20 साल इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, कैसे उस पैसे को विड्रॉ करना है, SWP को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे आप अपने कॉर्पस को भी सेफ रख सकते हो, कैसे आप फ्यूचर में अपने सारे फंड्स को एक तरीके से डिसॉल्व ना हो जाए, सब कुछ खत्म ना हो जाए, सही कर। उसका कॉन्सेप्ट समझाओ एक बार। देखिए, मैं इसको ना एग्जैक्ट लाइव एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, मेरे पर्सनल म्यूचुअल फंड के। ठीक है, इफ यू वांट मैं दिखा भी सकता हूँ। मैंने एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया इन द ईयर 2016 सितंबर। ठीक है, स्मॉल एंड मिड कैप था, डालता गया 30,000 पर मंथ डाला मैंने। ठीक है, 2020 फरवरी, 3.5 साल बाद द रिटर्न्स वर जीरो। जितने में एवरेजिंग आउट हुई मेरी परचेज की, उतना ही प्राइस चल रहा था। अब इस टाइम पे ना लोगों का पेशेंस खत्म हो जाता है। यहां तक तो आधे गिर चुके होते हैं, पर नहीं तो इस पॉइंट पे तो मोस्टली 80% गिर जाते हैं। हम नहीं गिरे, हमें पता है रूल गेम का, हम बैठे रहे। फिर आया मार्च 2020 कोविड, परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ, 25% जितना पैसा डाला था वो नीचे चला गया, माइनस में चला गया। उस टाइम पे कहावत बड़ी फेमस हुई थी, विमेन इन द हाउस आर फायर बाइंग एंड मेन इन द हाउस आर फायर सेलिंग। क्योंकि लेडीज जो थी वो फटाफट बाहर जाके राशन के किराने खरीद लो, अब पता नहीं क्या होगा, और मेल्स जो थे अभी मार्केट पता नहीं कितना नीचे जाएगा, चलो माल बेचो। अरे वो तो खरीदने का टाइम है भाई, वॉरेन बफेट टीचर ने कहा मेरे को, तो हम चुप हो गए, हमने कुछ नहीं किया। मैंने पैरेलल 2-3 SIPs और चालू कर दी थी, पर इस फंड में इतना ही रखा मैंने। ये फंड रिकवर हुआ। टुडे as we sit in August 2024, which is 8 years, 196 months, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो करीबन 28-29 लाख है उसमें, ओवर दीज 96 months। तो 96 into 30 वही 27-28 लाख रुपए। एंड दिस फंड इज नाउ वैल्यूड एट 81 lakhs और अदर 82 lakhs। ठीक है, जिस फंड ने 3.5 साल कुछ नहीं दिया, उसके बाद 25% क्रैश कर गया। आज उसकी IRR राइट फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, IRR मतलब सालाना रिटर्न, इज 24%। वाओ, which is 4 times better than an FD। अब मैं ये डिसाइड करता हूं कि भाई साहब अब इसमें मेरे को कोई पैसा नहीं डालना नया, अब इस पैसे को मैं उल्टा घुमाऊंगा, अब इसमें से खाऊंगा। अच्छा, जिसे हम SWP कहते हैं। अभी तक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट हो रहा था, अब सिस्टमैटिक विड्रॉल होगा। 80 लाख रुपए में से मैं ये तय करता हूं कि मैं 60,000 रुपए महीना निकालूंगा, 60,000 पर मंथ। ओके, एंड आई अज्यूम कि जो 24% की IRR मिली थी, अब फ्यूचर में वो 14% मिलेगी। ठीक है, रीजनेबल assumptions, नॉट वेरी बैड assumptions। तो मैं 360 मंथ्स, यानी मैं जब तक 70 का हो जाता हूं, मैं उसमें से 60,000 पर मंथ निकाल रहा हूं, विच इज 2 crore 16 लाख रुपीस। तो एक 80 लाख का फंड है, 80-82 लाख का फंड है, उसमें से 2 करोड़ 16 लाख मैंने निकाल लिए 30 साल में। और 30 साल बाद वही फंड 20 करोड़ का अभी बैलेंस देगा मेरे को, जो मैं अपने बेटे को दूंगा। वाओ, जिसमें आपने कोई पैसा नहीं डाला। हाँ, मैं खा रहा हूं उसमें से, आई एम टेकिंग आउट मनी फ्रॉम दैट, शांति से हर महीने 60,000 रुपए महीना मेरा जा रहा है, आ रहा है, सॉरी जा रहा नहीं, आ रहा है। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आई विल टेक आउट 2 crore 16 lakhs in 30 years
एंड आफ्टर 30 years इट विल बी 20 crores जो मैं बैलेंस फंड पे बैठाऊंगा. 8 साल की इन्वेस्टमेंट, बस 8 वो- साल की इन्वेस्टमेंट में आपने आपने पैसिव 2 इनकम करोड़ भी कम ले लिए वापस. नहीं, दैट्स द पॉइंट, He's saying 8 साल की इन्वेस्टमेंट की ना, 20 साल भी नहीं की. नहीं किए ना. हाँ. 8 साल की इन्वेस्टमेंट में आपने एक पैसिव इनकम जनरेट कर Lifelong ली passive income. लाइफ लॉन्ग. हाँ. और 20 साल के बाद 30 साल के बाद 30 साल के बाद 20 अपने करोड़ रुपए और होगा. 20 करोड़ रुपए. अब वो भी अगर मेरा बेटा खाता रहे उसके बाद भी तो उसके भी मजे हैं, वो खाता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी आपने हर महीने? 28 लाख हर महीने? नहीं टोटल आज तक. नहीं, हर 30,000 महीने रुपए. 30,000 रुपए महीना. सो इफ यू स्टार्ट विद 30,000 रुपीज अ मंथ एंड आपकी ग्रोथ. चलो मैं कह रहा हूं देखो ये एक्सट्रीम अच्छा सिचुएशन है, बट हाँ. मैं आपको एक एग्जांपल है, ये सिंपल एग्जांपल है कि आप बहुत आराम से लाइफ जी सकते हो. अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाऊंगा, मैं ज्यादा कंसल्टिंग करूंगा, मैं ज्यादा पॉडकास्ट करूंगा, मैं ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा, तो वहां से मेरी इनकम बढ़ेगी. टुडे ऑल्सो आई एम डूइंग 3.5 लाख रुपीज ऑफ SIP. लोग सोच नहीं पाते कि 3.5 लाख की SIP हो सकती है. सर करते कैसे हो? कर मैं थोड़ी करता हूं, तो अपने आप जाती है. अपने आप जाती है. आई जस्ट हैव टू इंश्योर कि मैं इतना इनफ पैसा कमा लूं कि वो 3.5 लाख की SIP हो जाए. So basically your active income is being invested to create a passive income when you retire. Yes. And now the active income I used to earn in a job, हाँ. I'm earning more than that by working 1/5. Wow. ये क्यों हो पाया? क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस गैदर किया, अपने स्किल्स को होन किया. तो आज वो स्किल्स डिजायर्ड स्किल्स है और उसके लिए लोग मुझे पे करना चाहते हैं. तो ठीक है, मैंने वहां पे फोकस किया. यहां पे मैंने बिल्कुल फोकस नहीं किया यार. मैंने ध्यान ही नहीं दिया है. मैंने सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान है, डालते रहो बस. हाँ, रुको मत. कोविड हुआ, एक्टिव इनकम वाज इन क्वेश्चन कि कल को जॉब रहेगा नहीं रहेगा. जब मतलब जिस दिन तक रहेगा तब तक इन्वेस्टमेंट होगी, जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन तक तब देखेंगे. तब साथ तब भाई देखेंगे. इसलिए चाहिए CFA. नहीं ये CFA नहीं चाहिए. इसके पॉडकास्ट See- देख के भी लोग कर सकते हैं. See, that's the reason why you are here is people don't understand. मैं बहुत दिनों से पढ़ रहा हूँ इन सी चीजों के बारे में, जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि a chartered accountant is for accounting. He might guide you, he might tell you things, but you need a financial advisor To save your taxes. to save your taxes, to understand where to invest, to understand a lot of things. Right. अब हमने 1 घंटे के अंदर 1.5 घंटे के अंदर ये तो समझ लिया कि 20 साल की उम्र से रिटायरमेंट तक आप कैसे अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हो. और थोड़ा ये ये वाली पैसा कैलकुलेशन हाँ. तो मुझे लगता है किसी को भी नहीं, मतलब They don't realize this. हाँ. आपको मैं if you want I'll show it on financial calculator. ठीक है, हाँ. let's look at it this. Okay. तो मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे पास 82 लाख रुपीस का वो फंड है. ठीक है, तो 82 लाख रुपीस में मैं उसको माइनस कहता हूं, मतलब मेरे तरफ से वो इन्वेस्टेड है. तो यहां पे कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैंने 82 लाख लिख दिया. ठीक है जी. अब मैंने क्या बोला, मैं कितना विड्रॉ करूंगा? प्लस 60,000. ठीक, 60,000 मैं विड्रॉ करूंगा. बैलेंस, हाँ ये एवरी मंथ है, ये मंथली बेसिस पे हो रहा है. ठीक है. अब बैलेंस कितने साल करूंगा? 30 साल करूंगा, 360 महीने करूंगा. ठीक है. बचा हुआ पैसा कितने पे कंपाउंड कर रहा है? 14 पे कंपाउंड कर रहा है. एवरेज ले हाँ, अगले 30 साल का एवरेज ले लिया, 14 पे कंपाउंड कर रहा है. अब बस ये मैजिकल FV आप दबाओ. 20,41,15,964 रुपए मेरे पास होंगे आफ्टर 30 years. अच्छा, नाउ यू मल्टीप्लाई 60,000 इंटू 360, इट विल बी 2,16 लाख. ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है. 6 मतलब 7,20,000 हो गया ना साल का. see, that's the power of compounding, that's the power of investing, and that too in the right way. बस कुछ नहीं. And what is my time required? Nothing. See, if I see for the effort which I have done for this investment, उसके हिसाब से तो ये बाप रे कितना बढ़िया रिटर्न है. कुछ एफर्ट ही नहीं लगा ना मेरे को मार्केट को देखना, ना ऊपर हो रहा कैंडल, नीचे हो रहा कैंडल, कोई ब्रेकआउट हो रहा है, कोई CMA, SMA, EMA, TMA, बॉलिंजर बैंड, RSI, कुछ देखने की जरूरत नहीं है मेरे को. चुपचाप डालो. I was lucky कि मैंने क्या बोला कि I retired at 38. My plan was 40. I retired at 38 because markets were good. Right. But again, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता तो 40 की जगह 42 हो जाता. Right. कोई प्रॉब्लम नहीं थी बड़ी. I had prepared myself for 40. I had a 10% deviation in my mind. 40 की जगह 42 होगा, 43 होगा, 44 होगा. बस that's it. वही, मतलब वो 2-3 साल प्लस माइनस हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन मार्केट, Markets, डिपेंडिंग ऑन योर काफी बार हो सकता है मेरे अच्छा. बड़ी बात क्या है कि आज मैं SIP समझो कुछ रीजन हो गया, मेरी जॉब चली गई. Right. मैं SIP नहीं कर पा रहा फॉर व्हाटएवर रीजन. आई एम नॉट एबल टू डू एन SIP. मेरा सिबिल खराब नहीं होता. क्या होगा? बैंक हिट करेगा, वहां पे पैसा नहीं होगा, वापस आ जाएगा. SIP इज नॉट एन ऑब्लिगेशन ना, इट्स अ चॉइस. EMI इज एन ऑब्लिगेशन. It is. तो EMI जब आप लेते हो तो आप कुत्ते के पट्टा मतलब होता है. मतलब मैं तो मेरे हिसाब से इट्स अ डॉग लीश कि आपको बांध दिया है, अब आप दूर नहीं जा सकते बहुत ज्यादा उससे. तो SIP जो है वो उल्टा है. तो इसलिए SIP इज मोर पावरफुल फॉर मी. इस चीज में मैं एक बड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा.
मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं एंड व्हाट दे डू इज पहले वो फंस जाते हैं बहुत सारी सिचुएशन के अंदर, EMIs, लोन्स, डेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर वो उसको चुकाते चुकाते 5-7 साल निकाल देते हैं हाँ। धक्का खा के, एंड तब उनको समझ में आती है कि यार मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, राइट, यही है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे साथ कभी भी नहीं। अभी उसके 2-3 रीजंस थे। आपने एक तो रीजन आप ही ने बोल दिया, CFA था। हाँ, सेकंड ना, मेरे फादर इन्वेस्टर है 1980s से, ओके, तो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। दो ऐसा नहीं कि हमने मिस्टेक्स नहीं की, हमने ना मिस्टेक्स का प्रपोर्शन किया। सो फॉर एग्जांपल, मैं एक बात पूछूंगा आपसे, आप महीने में कितनी मील्स खाते हो? मिनिमम 3 meals a day, तो 90 मील्स हो गई। 90 meals हो बाहर गई। कितनी खाते हो, घर पे कितनी खाते हो? अब वो डिपेंड करता है कि फिर भी ऑन एन एवरेज अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो हर तीसरे दिन में 1 मील बाहर हो जाती है। ठीक है, तो तीसरे दिन में 1 मील बाहर हुई, तो मतलब 10 मील बाहर हो गई। 10 मील बाहर हो ठीक है, आउट ऑफ 90, 10 meals are outside, 80 are at home. Yes. When you are at home, what are you eating? दाल चावल दाल रोटी चावल सब्जी, रोटी सब्जी। यही खा रहे होगे। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। Yes. कभी एक आधी बार कुछ छोटा मोटा थोड़ी अच्छी चीज बना लोगे, पर जनरली ये होगा। So this is how investments are. 90% of your investment is दाल चावल, mutual funds. 10% is your outgoing masti, biryani, which Biryani. is futures and options, commodity, MCX, सट्टा, क्रिप्टो, ट्रिप्टो, जो करना है करो, वो 10% में करो। ओके, आज मैं ऑप्शंस बहुत हेविली राइट करता हूँ, बहुत हेविली, करते हो? बहुत हेविली। मतलब मेरे फैमिली का पूरा मिला के 2 करोड़ फटाफट का एक बार capital। मुझे डिफरेंस बता देना ऑप्शंस और म्यूचुअल में। देखिए, ऑप्शंस तो डेरिवेटिव है, तो वो तो म्यूचुअल फंड्स उसका कोई लेना देना ही नहीं, दूर दूर तक लेना देना नहीं है, बहुत अलग चीज है दोनों। म्यूचुअल फंड्स तो इन्वेस्टमेंट का रूट है। म्यूचुअल फंड्स तो ठीक है, आप समझो आपके पास 2,000 रुपए, आप रिलायंस का शेयर खरीदना चाहते हो, आप नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि रिलायंस का शेयर 3,000 का है। 3,000 तो आपके जैसे 3-4 लोगों का या 100 लोगों का पैसा इकट्ठा करके रिलायंस के ज्यादा शेयर्स खरीद लिए जाते हैं, तो आपका भी पार्टिसिपेशन आ जाता है कम पैसों में। That is the concept of mutual funds. okay. F&O is a little different. It is more derivatives. वो मतलब समझाना थोड़ा एक अलग मास्टर क्लास लगेगी उसके लिए। ठीक है। बट थोड़ा रिस्की, ज्यादा रिस्की होता है। और अभी रिसर्च भी आई, से भी रिसर्च रिपोर्ट आई है कि 90% लोग पैसा हारते हैं। तो मैं वो 10% में जो पैसा जीतता है क्योंकि वो लॉटरी की टिकट खरीद रहे होते हैं, मैं लॉटरी की टिकट बेच रहा हूँ। तो लॉटरी की टिकट बेचने वाला ही पैसा बनाता है। पर आपकी बहुत सालों की प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, efforts है, रिसर्च है, स्टडी है, डिसिप्लिन है। ये गेम डिसिप्लिन का है बॉस। मार्केट इज अ प्लेस टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। पेशेंट। ओह नाइस। देखो, आपको कुछ भी सीखना है ना लाइफ में, 2 लोगों की सुन लो। एक इनकी सुन लो, दोनों कपल जो अब तो चार्ली मंगर नहीं रहे, बट चार्ली मंगर एंड वॉरेन बफे। और अगर आप मॉडर्न डे में सुनना चाहते हो तो मॉर्गन हाउसल की सुन लो, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसके अलावा आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं। उनकी 4 किताबें पढ़ लो, आपकी जिंदगी मस्त हो जाएगी। एक बात बताओ मुझे, आपके टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं आपके पोर्टफोलियो में जो है? हाँ, एक तो यही है बिग बाबा, सबसे बड़ा 82 lakhs वाला, ठीक है, DSP। सेकंड, बट फ्रॉम एन SIP परस्पेक्टिव, द क्वांटम ऑफ SIP में ये शायद वन ऑफ द लोएस्ट है। ओके। उसके अलावा क्वांट का क्वांट के 2 म्यूचुअल फंड्स है मेरे पास। आई वाज एन अर्ली आइडेंटिफायर ऑफ क्वांट। जब क्वांट मतलब मैंने 3-3.5 साल पहले क्वांट लिया था, जब लोग क्वांट के बारे में जानते भी नहीं, तो उससे मेरे को बहुत जबरदस्त रिटर्न मिले। मतलब उसका IRR दिखा दूंगा तो काफी लोग तो मतलब रो ही पड़ेंगे। 54-55% का IRR है उसका, बट वो शॉर्ट टर्म IRR है, इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं होता उसमें। तो वो है। उसके अलावा मेरे पास एक लार्ज कैप फंड है सुंदरम का, विच इज अगेन दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फंड विच हैज डन वेरी वेल फॉर मी। उसका भी 19-20% IRR है। मेरा पोर्टफोलियो IRR राइट नाउ स्टैंड्स एट 20%। टोटल क्यूमुलेटिव। तो बट आई एम नॉट एक्साइटेड बिकॉज फॉर मी एनीथिंग अबव 14 इज अ गिफ्ट विच कैन बी टेकन अवे एनी टाइम। ये 14 के ऊपर जो मेरा IRR कैन बी टेकन एनी टाइम। हाँ, बिकॉज मार्केट क्रैश हो गई, मैं क्या करूंगा? मैं तो कुछ नहीं, मेरे तो 14 पे तो आप आ ही जाओगे ना कहीं उसको एवरेज आउट करके। 14, मेरी हैप्पीनेस 14 है। ये 14 से 20 जो चल रहा है ना, वो मुझे पता है कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। ये गिफ्ट है। हाँ, ये गिफ्ट है विच कैन बी टेकन अवे एनी टाइम। तो मेरी एक्सपेक्टेशन 14 की है, वो 14 बनेगा, मैं फिर भी सुपर अमीर बन जाऊंगा। अभी जो बंदा स्टार्ट कर रहा है वो किस आपके, ठीक है, हम सिर्फ ये एक एडवाइस है, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ी सी रिसर्च कर लो। एक तो वही मेरा गोल ओरिएंटेड, अगर आपका 25-30 साल का गोल है तो थोड़ा ज्यादा स्मॉल एंड मिड कैप में डाल लो। स्मॉल एंड मिड कैप में रोलिंग रिटर्न्स देख लो, रोलिंग रिटर्न्स आपको दिख जाते हैं उसमें। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पे ही मत जाओ, रोलिंग रिटर्न्स देखो। फीस कम होनी चाहिए उस म्यूचुअल फंड की। अच्छा, एसेट मैनेजमेंट फीस, क्योंकि फीस का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अब जैसे आप समझो कि मेरा 6 करोड़ का पोर्टफोलियो है फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स का, और मेरी फीस 0.5 हो वर्सेस 1.5 हो, उसमें 1% का फर्क है। अब 6 करोड़ का 1% होता है 6 लाख। 6 लाख की SIP मेरी कम जा रही है क्योंकि वो मेरे को म्यूचुअल फंड को देना पड़ रहा है। अब 6 लाख की SIP कम मतलब महीने की 50,000 की कम। अगर ऐसा मैं 20 साल करता रह गया तो 50,000 के हिसाब से मेरा 5 करोड़ का नुकसान हो जाएगा।
तो आई हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑन द फीस बिकॉज माई फंड हैज बिकम वेरी बिग। तो मैं वो सब चीजों को भी मैनेज करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा डेल्टा है, तो उतना एफर्ट डालने को मेरे को मतलब इट गिव्स मी दोस काइंड ऑफ बेटर रिटर्न्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप देखो, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस देखो। एक आजकल बहुत अच्छा मेजर आया हुआ है कि सेबी ने सबको बोला था बताने को कि अगर कल को विपदा आपदा आ जाती है और आपको अपना 50% फंड खाली करना पड़ता है तो आपको कितने दिन लगेंगे, ये एक म्यूचुअल फंड को बताना पड़ता है आजकल। तो जैसे किसी का 5,000 करोड़ का फंड है तो उसको 2,500 करोड़ खींचने हैं मार्केट से, स्टॉक्स बेच बेच के। कल को कुछ हो गया, कुछ जैसे हम कहते हैं रन ऑन द बैंक हो गया, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा मांग लिया वापस, रिडेम्पशन प्रेशर आ गया, तो कितने दिन लगेंगे उनको 2,500 करोड़ जनरेट करने को। तो वो नंबर जितना कम होगा उतना अच्छा होता है, यानी कि उतने हाई क्वालिटी स्टॉक्स है। और अभी जो मेरा पोर्टफोलियो स्प्लिट चल रहा है वो 50-30-20 चल रहा है। 50% इज इन लार्ज कैप, 30% इज इन मिड कैप एंड 20% इज इन स्मॉल कैप। ये मेरे सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसका जो क्यूमुलेटिव एवरेज है वो ये नंबर चल रहा है। अभी आपने म्यूचुअल फंड्स बताया, आपने तीन बताए ना, 3 म्यूचुअल फंड्स। थोड़े और म्यूचुअल फंड्स बताओ ना जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, अपने पोर्टफोलियो में से बताओ ना जो टॉप जब मैंने बताया ना क्वांट का है, क्वांट का स्मॉल कैप तो सुपर फंड है, वो बहुत ही अच्छा निकल गया। उसके बाद मेरे पास ये वाला डीएसपी ब्लैक का है, मेरे पास आदित्य बिरला का बैंकिंग फंड है, सुंदरम का लार्ज कैप फंड है, और उसके अलावा आईसीआईसीआई का ऑलमोस्ट सबसे पहला फंड यही था मेरा, आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी फंड। उसने भी गजब रिटर्न्स दिए, 22% का आईआरआर है उसका। एक सच बात बताओ, कितने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है अभी आपने? मेरा पोर्टफोलियो में पूरी में 9 म्यूचुअल फंड्स, 8 या 9 म्यूचुअल फंड्स। 5 तो बताई थे, 4 और बता दो। यही, हाँ मैं थोड़ा याद करता हूँ। एक है क्वांट के 3 है एक्चुअली मेरे पास। क्वांट का एक स्मॉल एंड मिड कैप है, स्मॉल कैप है, क्वांट का एक मोमेंटम है और क्वांट का बिजनेस साइकिल है। ये 3 फंड्स है मेरे पास क्वांट के। इनके एनएफओज में मैंने पैसे डाले थे, मतलब जब ये इनके न्यू फंड ऑफर्स आते हैं तब से पैसे डाल रहा हूँ। एक फटाफट से एक रैपिड फायर गेम खेलते हैं आपके साथ। पूछिए। क्रेडिट कार्ड सही है या नहीं है? बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। घर रेंट पे लेना चाहिए या फिर हमेशा रेंट पे लेना चाहिए जब आप यंग हो, क्योंकि वैसे भी घर आपका नहीं होता, बैंक का होता है। 8 घंटे काम करना चाहिए इंसान को या 12 घंटे काम करना चाहिए? जितना खुशी दे उतना काम करना चाहिए, आउटपुट अचीव होना चाहिए। 2 घंटे में हो जाए, 8 घंटे में, जितने घंटे में। चीजें लोन पे लेनी चाहिए या फिर कैश डाउन करनी चाहिए? लग्जरी लोन पे नहीं लेना चाहिए ज्यादा। ओके। लग्जरी शुड बी फंडेड बाय पैसिव इनकम, एंड जो आप असेट बिल्डिंग कर रहे हो उससे आप डेट पे जरूर ले सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आप डेट में आ गए तो आपको पर्सनल लोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए उसको चुकाने के लिए? देखिए, उस टाइम पे ना आप डूब रहे हो तो सबसे पहले फ्रेंड्स एंड फैमिली का हाथ मांगो। इंटरेस्ट फ्री लोन मिल सकता है आपको। थोड़ी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होनी चाहिए आपकी। अगर थोड़ी भी क्रेडिबिलिटी है तो पहले इंटरेस्ट फ्री लोन से कोशिश करो निकालने की, और अपने जो पर्सनल इक्विटी है, मतलब जो आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, उसको यूटिलाइज करो लोगों से लोन लेने का। बट बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने भी बहुतों को लोन दिया वापस नहीं आया, तो एटलीस्ट बी ऑनेस्ट एंड गिव दैट मनी बैक। इसका आंसर तो मुझे पता है, मैं फिर भी पूछूंगा। म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स? म्यूचुअल फंड, एनी डे, एनी टाइम, ऑलवेज। दाल चावल है, दाल चावल। I really like the way go to meal hai. given us the exact calculation of how you can make that money. Yes. 3 किताबें जो आपने लाइफ में पढ़ी जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। भगवत गीता फॉर माइंड, सुपर माइंड कंट्रोल एंड स्पिरिचुअलिटी, द अल्टीमेट गाइड फॉर एवरीथिंग, be it investments, be it personal life, everything. Second, I would say any book you pick up of Warren Buffett, gold standard. मतलब कोई है ही नहीं मैच उसका। एंड तीसरी जो अब लेटेस्ट मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, साइकोलॉजी ऑफ मनी, विच आई हैव गिफ्टेड टू माय सन एट व्हेन ही टर्न 10 लास्ट मंथ। तो उसको मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी गिफ्ट करी। एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चलता है, लोग कहते हैं कि हार्डवर्क छोड़ दो, ठीक है, और मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो। क्या मैनिफेस्टेशन करने से पैसा बनेगा? बिल्कुल बनेगा। मैनिफेस्टेशन हमें फाइनेंस में भी सिखाया जाता है। जब भी हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कहते हैं, हमारी इन्वेस्टिंग की साइकोलॉजी गोल बेस्ड होती है। तो जब आप गोल बेस्ड कहते हो, आप कहते हो कि मेरे को 10 साल बाद रोल्स रॉयस खरीदनी है, तो वो क्या है? इट्स अ मैनिफेस्टेशन। तो योर ब्रेन गेट्स रिवायर्ड। द मोमेंट योर ब्रेन गेट्स रिवायर्ड, सी इट्स एवरीथिंग इज हियर, कहीं और नहीं है, हमारी बॉडीज में नहीं है, कुछ नहीं है। आप देखोगे, वो कहते हैं ना अक्ल बड़ी या भैंस, इसका मतलब ये होता है कि जिसमें बल भी है वो भी बुद्धि वाले के सामने ही झुकेगा, जितना भी बल हो। एक छोटा सा बुद्धि वाला भी हाइट का हिटलर भी होगा तो वो सिर्फ अपनी बुद्धि से सबको कंट्रोल कर लेगा। तो मैनिफेस्टेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बट इट रिक्वायर्स एक्शन। मैनिफेस्टेशन के बाद चद्दर ओढ़ के सो जाओगे तो कुछ नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन के बाद उसके बाद रिक्वायर्ड एक्शन, रिक्वायर्ड ये करोगे तो योर रिवायर्ड ब्रेन विल अचीव इट फास्टर फॉर यू। So before we wrap up,
one advice or a quote that you will say, Financial advice. for everyone out there. The biggest financial skill you can generate for yourself is avoiding FOMO. Bas. That is the biggest financial strength you can have in your life. अगर आपको FOMO नहीं है कि भाई स्टॉक FNO में ज्यादा पैसा बनेगा, क्रिप्टो में ज्यादा पैसा बनेगा, देख भाई वो तो Lamborghini चला रहा है, मेरे बगल वाले ने ये कर लिया, अगर आपने ये अवॉइड कर लिया, you will be the most successful person in your life, be it you are at a salary of 20,000 a month or 20 lakh a month. कि कल टाटा का खरीद लेता तो आज क्या होता. ये तो रोज चलता है. But thank you so much, Sanjay. Thank you so much. It was a wonderful podcast. And I'm pretty sure कि जो भी देखेगा उसको बहुत मजा आएगा और काफी कुछ सीखेगा. Thank you so much for inviting me. And वही एक है कि गोल की इस सब से लोगों के mindset clutter clear हो and they should focus on what they are doing, Yeah. which is their active income, grow it 10x, 100x because that's in their control. And investments को साइड रखो, जो उसका म्यूचुअल फंड का काम है उसको करने करने दो.